हेलो ऑल ऑफ यू। सो डन विथ योर जनवरी 25 एग्जामिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रहे थे कि प्लीज़ सर जनवरी 25 के एमसीक्यूज और वो सब पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। सो दिस इज प्रोफेसर स्वप्निल जादव ऑन बिहाफ ऑफ जेके शाह क्लासेस। टुडे इन दिस टुडे सेशन वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड जनवरी 25 का पूरा पेपर सॉल्यूशन में डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा पेपर क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं हो सकते, लेकिन जहाँ जहाँ पे नॉर्मली एमसीक्यूज क्वेश्चंस है या तो फिर नॉर्मली जो डिटेल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उसके एडजस्टमेंट में डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद डीटी फास्ट फर्स्ट। डीटी के केसेस में गाइस, केस सिनेरियो 1, लेट्स सी आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए या क्या नॉर्मली आपने ये किया। केस सिनेरियो नंबर 1, मिस्टर मोहन राज ऑफ केरला अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। फर्स्ट ऑफ ऑल अनरजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी के अंदर, डील विद सप्लाई ऑफ कॉस्मेटिक आइटम्स विद इन दी केरला। केस सिनेरियो में मैं जनरली एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट्स को, पहले तुम लोग क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चंस देखने के बाद ऊपर का आप केस स्टडी पढ़ोगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा एक्जैक्टली पूछा क्या है। पहले तो पूछा है अमाउंट ऑफ आईटीसी कैन बी क्लेम बाय मोहन राज फॉर द मंथ ऑफ जून 24 इंक्लूडिंग आरसीएम बेसिस। सेकेंड वाले में पूछा है इन रिस्पेक्ट ऑफ आईफोन ऑर्डर डिलीवर्ड प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में पूछा हुआ है। एंड थर्ड वाला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाई लाइबल अंडर आरसीएम। 3 क्वेश्चंस पूछे 6 मार्क्स के। नाउ लेट्स इट केस स्टडी पढ़ते फिर से। नाउ ही ऑर्डर आईफोन के बारे में प्लेस ऑफ सप्लाई क्वेश्चन था फॉर हिज सन स्टडिंग इन पुणे महाराष्ट्र थ्रू ऑनलाइन फ्रॉम एन ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लोकेटेड इन दिल्ली। सो सबसे पहले तो मुझे बना ईसीओ जो है ऑपरेटर लोकेटेड इन दिल्ली, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो तो दिल्ली का दिख रहा है। ही गेव हिज केरला एड्रेस फॉर द बिलिंग एंड हिज सन हॉस्टल एड्रेस इन महाराष्ट्र फॉर द डिलीवरी। तो मुझे बना डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के हिसाब से गुड्स डिलीवर कहाँ पे हो रहा है, डिलीवर जो है बेसिकली कहने से वो महाराष्ट्र में हो रहा है। एड्रेस देते वक्त आपने बिलिंग एड्रेस केरला का दिया है, लेकिन हम लोग को गुड्स का मूवमेंट देखना है, मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स का टर्मिनेशन जो है वो कहाँ पे हो रहा है, महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र विल बिकम प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर ऑफ दिल्ली डिस्पैच द ऑर्डर फोन फ्रॉम गोडाउन इन कर्नाटका। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है बेसिकली ये तुम लोग का लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली रहेगा। उसने कहाँ से डिस्पैच किया फर्क नहीं पड़ता, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है प्लेस ऑफ सप्लाई ये तुम लोग का महाराष्ट्र आएगा। सो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई की अगर बात करो तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका डी ऑप्शन दैट इज रिबट महाराष्ट्र आएगा। ठीक है। सेकेंड, ही अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन द नेम ऑफ मोहन राजन कंपनी द प्रोपराइटर कंसर्न एंड गॉट रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ केरला ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 24। आपको ट्रांजेक्शन दिए, सबसे पहले परचेस ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन दिया है। गुड्स परचेस 5 लाख रुपीज फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई। आउट ऑफ द अबव परचेस ही गिफ्टेड स्टॉक वर्थ ऑफ रुपीज 2 लाख टू हिज डॉटर who is doing the same line of business in Kerala to help her। मैंने गिफ्ट बोला मतलब इमीडिएटली विदाउट कंसिडरेशन, तो सेक्शन 7(1)(c) पिक्चर में आएगा। सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 के अंदर विदाउट कंसिडरेशन मतलब एंट्री नंबर 2, बिकॉज डॉटर जो है, डॉटर कहना से रिलेटेड पर्सन है। सेक्शन 15(5) के हिसाब से डॉटर जो है वो रिलेटेड पर्सन में कवर किया जाएगा। रिलेटेड पर्सन है तो एंट्री नंबर 2 के हिसाब से सप्लाई जो है वो सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन हो रहा है। तो इसके लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू 2 लाख रुपीज़ जो है, ये 2 लाख रुपीज़ के ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड वाला, ही सप्लाई स्टॉक वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1,50,000 टू अ अनरजिस्टर्ड बायर इन केरला। केरला में ही आपने सप्लाई किया 1,50,000, तो ऑफकोर्स इसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। मोहनराज पेड 10,000 रुपीज़ टूवर्ड्स रेंट टू अ लोकल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर शॉप टेकन ऑन रेंट एट अ बस टर्मिनल इन केरला। याद करो, अगर आपने गवर्नमेंट के पास से कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, गवर्नमेंट को आप अगर रेंट पे करते हो, रेंट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय इंडियन रेलवेज, तो वहाँ पे अपना आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे आपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को रेंट पे किया है तो ऑफकोर्स आरसीएम बेसिस के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर ही पेड रेंट ऑफ रुपीज़ 20,000 फॉर द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी टेकन अ रेंट ऑन केरला। दिस प्रॉपर्टी यूज फॉर हिज पर्सनल रेसिडेंस। सो इसमें एक सर्कुलर भी था, हम लोग डिस्कस किया था। अगर कोई पर्सनल रेसिडेंस के लिए अगर आप कोई रेंट पे करते हो तो वैसे वाले केसेस में इसमें कोई जीएसटी नहीं आता, ये एग्जेम्प्ट है। अगर बिजनेस कैपेसिटी में होगा तो बिजनेस कैपेसिटी में आरसीएम बेसिस के ऊपर टैक्स पे करने का ऑब्लिगेशन रेसिपिएंट करेगा। तो यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउस है, रेसिडेंशियल हाउस पर्सनल पर्पस के लिए तुम लोग ने किया तो ये एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। रेट ऑफ जीएसटी का इस गुड्स के ऊपर 66% है एंड सर्विसेज के ऊपर 99% है। तो फिर से क्वेश्चन क्या पूछा था, अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम बाय मिस्टर मोहन राज। आईटीसी के लिए कहना से परचेस वाला ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा। सो परचेस 5 लाख रुपीज़ फॉर फर्दर सप्लाई, मतलब 5 लाख रुपीज़ का गुड्स परचेस किया है तो गुड्स के ऊपर कितना परसेंट जीएसटी आएगा, कहना से 5 लाख के ऊपर 6% के हिसाब से जीएसटी आएगा। 5 लाख के ऊपर 6%, 30,000 का सीजीएसटी आएगा, इसका आपको आईटीसी मिलेगा।
ही सप्लाई मतलब यहाँ पे तो आउटवर्ड लाइबिलिटी आएगा। आरसीएम में आपने टैक्स पे करने के बाद आपको उसको आईटीसी भी मिलेगा। लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मतलब केरला में ही है तो इसके ऊपर सर्विस के हिसाब से 9% जीएसटी मतलब 900 रुपीज़ आएगा। सो 30,000 प्लस 900 मतलब 30,900 का तुम लोग को आईटीसी मिलेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंक्लूडिंग आरसीएम ट्रांजैक्शंस बोला हुआ है। तो आपको टोटल आईटीसी जो है वो 30,000 का परचेस का और 900 रुपीज़ का आरसीएम का, ऐसे मिला के 30,900 का आपको आईटीसी मिलेगा। नेक्स्ट वाला थर्ड, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाई लायबल अंडर आरसीएम। वैल्यू ऑफ सप्लाई में मेरे ख्याल से वो 5 लाख रुपीज़ का था। 5 लाख रुपीज़ का ट्रांजेक्शन जो था वो आपने नहीं 2 लाख रुपीज़ का आउटवर्ड सप्लाई पड़ रहे 2 लाख रुपीज़ का ट्रांजेक्शन था जो डॉटर को किया था, इसके ऊपर जीएसटी आएगा आउटवर्ड सप्लाई। सो 2 लाख रुपीज़, सप्लाई स्टॉक 1,50,000, 2 लाख प्लस 1,50,000 3,50,000 एंड आरसीएम में 10,000, 3,50,000 प्लस 10,000 3,60,000 आएगा। तो आपका थर्ड वाले का आंसर आएगा 3,60,000, ऑप्शन सी। तो दो मार्क के बेसिक क्वेश्चन से तुम लोग के यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो है इंक्लूडिंग आरसीएम वाला 3,60,000 आएगा। सेकंड वाले केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र आएगा और फर्स्ट वाले केसेस में 30,900 आएगा। आई होप सो ये आंसर आपने करेक्ट सॉल्व किए देंगे। नेक्स्ट वाला बात करो केस सिनेरियो नंबर 2 गाइस। मोरिया एंड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एंगेज इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। For the financial year 17-18, the due date for furnishing annual return GST 9 was 7th February 2020. सी ऐसे तो अपना ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 17-18 सिंस इट वाज द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ड्यू डेट एक्सटेंड किया था। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न 7 फरवरी 2020 है, 7 फरवरी 2020, ठीक है। बट देयर अकाउंटेंट सबमिटेड द सेम ऑन 7 मार्च 2020। ऑफकोर्स उसने लेट सबमिट किया है। नो अपील रिविजन इन्वेस्टिगेशन वॉज फेस फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर बाय द फर्म। अगेन क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। In respect of excess ITC claim, the firm would liable to pay interest on the excess amount of ITC. देखेंगे वो excess ITC क्या है। Moria and company required to retain the books of accounts. याद करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कितने साल के लिए करना पड़ता है? 6 years। 6 years कहाँ से? 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। इस एग्जाम्पल में ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग एनुअल रिटर्न की अगर बात करूँ तो फर्निशिंग एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है अपना 7 फरवरी 2020। यहाँ से अगर 6 years काउंट करोगे तो 26 आएगा, मतलब 7 फरवरी 2026 तक आपको क्या करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। 7 फरवरी 2026 तो करेक्ट ऑप्शन सी आएगा। अगर अपील वाला मैटर होता, क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा अपील वाला मैटर नहीं, अपील वाला मैटर रहता तो फिर ऑर्डर पास हो वहाँ से और एक एडिशनल 1 year के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता। यहाँ पे अपील वाला मैटर नहीं है तो नॉर्मल केसेस में 6 years के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। Determine the gross amount of TDS ignoring breakup between CGST, SGST, IGST, which will be deducted by the recipient in respect of supply made to various government. चलो नाउ केस स्टडी पढ़ते हैं। फर्स्ट वाले का तो आंसर मुझे मिल गया। दे सप्लाई धोती एंड साड़ीज टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट। बी केयरफुल, स्टेट गवर्नमेंट के केसेस में याद करो, अगर स्टेट गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है तो वैसे वाले केसेस में सेक्शन 51 के हिसाब से TDS आता है। TDS में अगर ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ इट इज मोर देन 2,50,000 तो 2% का TDS आएगा। 2,50,000 काउंट करते वक्त उसमें हम लोग GST इंक्लूड नहीं करते, बिफोर GST वाला प्राइस देखा जाएगा। तो यहाँ पे मुझे सारी वर्थ ऑफ रुपीज़ 2,80,000 सप्लाई हुआ है विच इज इंक्लूडिंग GST 12%। 2,80,000 डिवाइड बाई 112% एग्जैक्टली 2,50,000 आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु को सप्लाई किया तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु को सप्लाई किया एग्जैक्टली इक्वल टू 2,50,000 है, TDS नहीं आएगा। सप्लाई धोतीज वर्थ ऑफ रुपीज़ 3 लाख एक्सक्लूडिंग GST है, अगेन गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है। तो देखो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु को 2 ट्रांजेक्शन हुआ है, तो आप सर दोनों भी मुझे सारी एंड धोतीस मतलब एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अभी तुम लोग को देखना पड़ेगा। एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,50,000 एंड 3 लाख कितना आएगा? 5,50,000 आएगा। 5,50,000 कैन आई से ये मोर देन 2,50,000 है, मोर देन 2,50,000 है बिकॉज यहाँ पे सप्लायर सेम पर्सन, रेसिपिएंट भी सेम पर्सन है, तो आप अलग अलग नहीं, आप एग्रीगेट देखोगे। 2,50,000 और 3 लाख एग्रीगेट कितना आ रहा है? 5,50,000 आ रहा है। 5,50,000 विच इज मोर देन 2,50,000 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे तुम लोग का TDS का ऑब्लिगेशन आएगा। सप्लाई बोथ साड़ीज एंड धोतीस टू गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर तेलुगु न्यू ईयर वैल्यूड एट रुपीज़ 3 लाख इंक्लूडिंग GST 12%। तो 3,50,000 में GST एक्सक्लूड करोगे तो 3,12,500 आ रहा है, अगेन मोर देन 2,50,000 है। द सेड सप्लाई वॉज मेड ऑन इट्स गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन चेन्नई तमिलनाडु। इनवॉइस वॉज इशूड टू द आंध्रा गवर्नमेंट इन तिरुपति। तो अपना सप्लायर गाइज मुझे सप्लायर कहाँ का है? सप्लायर जो है तमिलनाडु का है।
प्लेस ऑफ सप्लाई, ना प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है, सेड सप्लाई वॉज मेड इन चेन्नई दैट इज तमिलनाडु, सो LOS भी तमिलनाडु, प्लेस ऑफ सप्लाई भी तमिलनाडु, लेकिन लोकेशन ऑफ रेसिपेंट जो है दैट इज आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है। मतलब याद करो LOS और POS सेम स्टेट में है बट लोकेशन और रेसिपेंट अदर स्टेट में है, तो कहने से रेसिपेंट को सिर्फ TDS कट करने के लिए तमिलनाडु में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपना कोई TDS का ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है लेकिन रेसिपेंट अदर स्टेट में है तो यहाँ पे कोई TDS का ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। तो टोटल TDS अगर बात करो तो 5,50,000 के ऊपर 2%, 5,50,000 के ऊपर 2% दैट इज 11,000 रुपीज़ का TDS का डिप आएगा। तो मेरे को TDS पूछा था, TDS का आंसर आएगा 11,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पढ़ते केस। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 द फर्म हैज़ मेड रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ एक्सेस ITC। एक्सेस ITC आपने ये किया था अंडर IGST हेड फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख। ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सेस अवेलमेंट ऑफ अप टू सच रिवर्सल द बैलेंस क्रेडिट इन लेजर ऑफ CGST, SGST, IGST 70, 20 and 20 respectively. The firm identify wrong availment of and reverse the excess ITC अवेल। याद करो ये पेमेंट ऑफ टैक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कंसेप्ट। अगर पेमेंट ऑफ टैक्स में अगर आपने रॉन्गली ITC अवेल किया है लेकिन आपका टोटल ITC का बैलेंस जो है वो तुम लोग का रॉन्ग अवेलमेंट ITC से बिलो जाना चाहिए तो ही उसको ITC यूटिलाइज मानते हैं। अभी किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ IGST और 1 लाख रुपीज़ 20,000 रुपीज़ IGST का IGST के साथ कंपेयर किया रहेगा तो ऑफकोर्स उसने 80,000 रुपीज़ यूटिलाइज माना रहेगा। बट बेटा मुझे पता CGST और SGST भी तो हम लोग IGST के लिए यूज़ कर सकते हैं, C और S को भी तो हम लोग I के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग टोटल में देखेंगे 70 + 20 + 20 दैट कम्स टू 1,10,000। 1,10,000 मेरा टोटल ITC है और मेरा रॉन्गली अवेलेबल ITC 1 लाख रुपीज़ है, तो कहना से मेरा बैलेंस 1 लाख के नीचे गया ही नहीं है। 1 लाख के नीचे गया नहीं है मतलब ITC डीम टू बी यूटिलाइज है ही नहीं, एंड डीम टू बी यूटिलाइज नहीं है तो कोई इंटरेस्ट का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस ITC अंडर IGST द फर्म वुड बी लायबल टू पे इंटरेस्ट। कितना आएगा? नील। इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे आपका ITC का बैलेंस टोटल ITC बैलेंस से नीचे गया ही नहीं है, तो यहाँ पे तुम लोग का रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ ITC है ही नहीं, यूज़ है ही नहीं, इसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये 3 MCQ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मिसेस पद्मिनी, रिनाउ कथक आर्टिस्ट and registered under GST. Following information regarding the activities carried out by her during the month of June 2024. जून 2024 में कुछ एक्टिविटीज़ ही है। पहले फीस रिसीव फॉर टीचिंग कथक, तो याद करो एनी सर्विसेज इन रिलेशन टू आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स, इसके ऊपर GST नहीं आता, ये एग्जेम्प्ट होता है। आर्ट और कल्चर रिलेटेड अगर आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया रहेगा तो उसके ऊपर कोई GST नहीं आता, ये एग्जेम्प्ट है। रिसीव फ्रॉम TV चैनल फॉर अपीयरिंग इन वन ऑफ द शो एज अ गेस्ट एंकर, ऐसा कोई एग्जेम्पशन नहीं है तो ये टैक्सेबल होगा। रिसीव फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ कथक, कथक जो है दैट इज सॉरी बट अपना क्लासिकल आर्ट फॉर्म है, बट कंसिडरेशन चार्ज मोर देन 1,50,000 है, तो ऑफकोर्स ये भी तुम लोग का टैक्सेबल किया जाएगा। छोटे आर्टिस्ट के लिए गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया, बड़े आर्टिस्ट के लिए नहीं। 1,50,000 से ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे टैक्सेबल किया जाएगा, और ब्रांड एम्बेसडर में कुछ भी देगा तो वो टैक्सेबल किया जाता है। रिसीव फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूजन डांस विच इंक्लूड्स बोथ वेस्टर्न एंड क्लासिकल। वेस्टर्न किया तो आपने को यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं है, लेस देन 1,50,000 या मोर देन 1,50,000 सीधा पूरे के ऊपर टैक्स आएगा। सो टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज 275 + 250 + 145, टोटल आएगा बेटा 6,70,000। तो यहाँ पे ऑप्शन C जो है ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन C, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 8। अल्फा वे इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड पर्सन डीलिंग सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑल ओवर इंडिया, aggregate turnover 6.75 CR in the preceding financial year, required to issue tax invoice with HSN code. Now HSN code में याद करो अगर up to 5 CR है तो आपको 4 digits मेंशन करना पड़ता है कंपल्सरी, दैट इज इन केस ऑफ B2B सप्लाई। एंड अगर मोर देन 5 CR है तो B2B हो या B2C हो कंपल्सरी 6 डिजिट्स मेंशन करना है। तो 6 डिजिट में C डिजिट्स सप्लाई, ओनली B2B नहीं, B2B एंड B2C दोनों भी। ऑप्शन D इज करेक्ट आंसर। तो अगेन ये अपना GST इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट टॉपिक में से था, सिंपल क्वेश्चन था, 1 मार्क का MCQ था ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज सॉरी बट अभी DT की, ये तो IDT के MCQ थे, DT के MCQs। केस नंबर 3, मिस्टर अनंत, अ ट्रेडिशनल फार्मर हु हैज़ इनहेरिटेड विद 35 acres ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड विच वॉज अराउंड 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द नियरेस्ट टाउन। मतलब 20 किलोमीटर्स मतलब बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स है, मतलब वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। He is cultivating in 15 acres paddy which is directly taken by the rice traders.
another 10 acres of land used for the growing sugar cane, and as per practice sugar cane is purchased by the sugar mills nearby the village for which payment were received by NEFT, RTGS या MPS. ठीक है. Remaining area is cultivated for mulberry leaves and part of the mulberry leaves are used for being fed to silkworms and obtaining silk cocoons and selling this silk cocoons in the market. सिल्क पर्पस के लिए जो नॉर्मली सिल्क कोकोन्स होते हैं उसको फीड करने के लिए ये लोग मलबेरी लीव्स ये कर रहे हैं और उसके बाद में वो क्या करेंगे, सिल्क वर्म्स को ये करेंगे, मतलब यूज़ करेंगे, मतलब उसके लिए, और बाद में उससे सिल्क एक्सट्रैक्ट करेंगे. ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर 2024 ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, मेन यहाँ से कंटेंट चालू हो रहा है. पहले क्वेश्चन देख लेते क्या क्या है. बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग. आंसर द फॉलोइंग लिखा है लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा है. ठीक है, देखते फैक्ट्स क्या है. सबसे पहले मिस्टर आनंद हैड नेट इनकम ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम सेल ऑफ पैडी. पैडी इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो ये 4 लाख रुपीज़ आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा. तो एग्रीकल्चर इनकम की बात करो तो पैडी से 4 लाख रुपीज़ आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वाला 3,50,000 नेट गेन ऑन सेल ऑफ शुगर केन. तो मतलब शुगर केन अगेन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, रॉ फॉर्म में बेचा. 3,75,000 भी आपका एग्रीकल्चर इनकम में आएगा. 3,50,000 सॉरी 3,50,000 एग्रीकल्चर इनकम में आएगा. तो पहला 4 लाख तो एग्रीकल्चर इनकम है ही. नेक्स्ट वाला 3,50,000 भी एग्रीकल्चर इनकम में है. ठीक है. 75,000 बाय सेलिंग मलबेरी लीव्स अलोन. मलबेरी लीव्स अगेन नर्सरी, ये भी तुम लोग का एग्रीकल्चर इनकम है. तो 75,000 ये भी एग्रीकल्चर इनकम में आएगा. ही कैरिड आउट मलबेरी सिल्क वर्म्स प्रोडक्शन यूजिंग हिज मलबेरी लीव्स वर्थ ऑफ ₹50,000 and selling the silk cocoons by spending 2 lakh rupees and got 3,75,000 on sale of silk cocoons to silk cooperatives. मुझे सेल ऑफ सिल्क कोकोन्स ये फिनिश प्रोडक्ट्स है, तो ऑफकोर्स इसमें एग्रीकल्चर इनकम नहीं आएगा. बट इसमें याद करो हम लोग को एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर में बाइफिकेशन करना पड़ेगा. सेलिंग प्राइस ऑफ सिल्क कोकोन्स 3,75,000. इसके लिए कॉस्ट जो है, कॉस्ट स्पेंडिंग कितना रुपीज़ का कॉस्ट इनकर किया है 2 लाख, तो ये 2 लाख रुपीज़ माइनस किया जाएगा. इसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दैट इज मलबेरी लीव्स. मलबेरी लीव्स कितना रुपीज़ का यूज़ किया है 50,000, तो ये 50,000 रुपीज़ भी माइनस किया जाएगा. याद करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेते एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेते हैं. सो 375 माइनस 2 लाख माइनस 50,000 डिफरेंस इज 1,25,000. ये आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है. एंड फेयर मार्केट वैल्यू दैट इज 50,000 ये आपका एग्रीकल्चर इनकम में चला जाएगा. तो मेरा टोटल एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख रुपीज़ पैडी का, 3,50,000 दैट इज अरी बट शुगर केन का, 75,000 मलबेरी लीव्स एंड 50,000 जो फर्दर प्रोसेस के लिए यूज़ किया उसका फेयर मार्केट वैल्यू. टोटल 8,75,000 गाइस मेरा एग्रीकल्चर इनकम है. MCQs देखते क्या है. एंटायर अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम मिस्टर अनंत इज 12 लाख रुपीज़. आंसर इज नो. उसके बाद में मुझे बना एग्रीकल्चर इनकम विल बी 8,25,000 वेर एज गेन ऑन सेल ऑफ सिल्क कोकोन्स 1,25,000 विल बी नॉन एग्रीकल्चर इनकम. 8,25,000 नहीं 8,75,000 आ रहा है. एग्रीकल्चर इनकम विल बी 8,75,000, नॉन एग्रीकल्चर इनकम विल बी 1,25,000. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 1,25,000 आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम आएगा, 8,70,000 आपका एग्रीकल्चर इनकम आएगा. हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स ऑप्शन से पता चलता है कि एग्जामिनर आपको एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम का ब्रेकअप पूछ रहा है. तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर एग्रीकल्चर इनकम के क्वेश्चन में थोड़े बहुत टाइपिंग मिस्टेक थे, ग्रेस मार्क मिलेंगे. बॉस कोई ग्रेस मार्क नहीं मिलेंगे. यहाँ पे कॉमन सेंस है. यहाँ पे आपको MCQs दिया तो उससे पता चलता है कि आपको एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम का ब्रेकअप पूछा हुआ और कुछ नहीं. हालांकि इन्होंने ऊपर क्वेश्चन लिखना चाहिए था कंप्यूटर एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन नहीं लिया. लेकिन ऑप्शन से भी तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एग्जैक्टली पूछा क्या होगा. नेक्स्ट वाला दैट इज सरी बट 10. पैडी इनकम 4 लाख रुपीज़ अलोन इज एग्जेम्प्ट एज एग्रीकल्चर इनकम. फिर शुगर केन इनकम 3,50,000 एंड पैडी इनकम 4 लाख रुपीज़ विल बी कॉन्सिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम. पैडी अकेला तो एग्जेम्प्ट नहीं है. शुगर केन इनकम 3,50,000 और पैडी 4 लाख रुपीज़ कॉन्सिडर्ड एज एग्रीकल्चर, ऐसा भी नहीं है. मलबेरी लीव्स 75,000, पैडी इनकम 4 लाख, शुगर केन इनकम 3,50,000 विल बी कॉन्सिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम. ये करेक्ट है. नहीं इसमें भी तुम लोग का 3,75,000 नहीं, टोटल 1,20,000 आना चाहिए था. ये ऑप्शन करेक्ट है. 4 लाख रुपीज़ आपका पैडी, शुगर केन इनकम 3,50,000 और 1,25,000, क्योंकि 75,000 तो एज इट इज़ बेचा है. फर्दर प्रोसेस के लिए 50,000 भी तो यूज़ किया था, तो ये भी आपका एग्रीकल्चर इनकम में आएगा. तो 1,25,000 मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट, सेल ऑफ मलबेरी लीव्स वर्थ ऑफ ₹75,000 विल नॉट कॉन्सिडर द एग्रीकल्चर इनकम. रॉन्ग ऑप्शन.
3,75,000 being sale proceeds of sale coupons to sell cooperative society will consider the agriculture income. नहीं भाई, ये तो finished products है. Net agriculture income production of sale coupons 1,75,000 is exempt from tax. Agriculture income नहीं. Net income from sale of silk coupons amounting to rupees 1,25,000 will be not treated as agriculture income and will be taxed either as a business income या तो फिर IFOS. 1,25,000 जो है वो 1,25,000 आपका आइदर IFOS में टैक्सेबल होगा या तो फिर PGF में टैक्सेबल होगा. तो मेरे हिसाब से ये सिंपल बेसिक MCQ था. एक ही बार तुम लोग ब्रेकअप कर लोगे तो तीनों MCQ के आपको आंसर मिल जाते थे. 6 मार्क का क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 4 गाइस. Mr. A transfer a house property to his wife for inadequate consideration. मुझे बना हस्बैंड ने वाइफ को असेट ट्रांसफर किया है. तो वैसे वाले केसेस में सेक्शन 27 के हिसाब से कहना ऐसे हस्बैंड को ही हम लोग क्या मानेंगे, डीम ओनर मानेंगे. डीम ओनर. She received rent of rupees 2 lakh from the letting out his property and 4,800 as a municipal taxes. She deposited same with bank and earned interest of rupees 15,000. This is second generation income. इसको हम लोग accretion of income बोलते हैं. एक्रीशन ऑफ इनकम के लिए गाइस क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता. मतलब ये इनकम जो है ये किसके हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा, ये इनकम जो है वो मिसेस ए के हाथ में इंडिविजुअल कैपेसिटी में टैक्सेबल किया जाएगा. बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग. देखते आईसीए ने क्या पूछा है. इफ मिस्टर ए ट्रांसफर द अबव प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन विद द एग्रीमेंट टू लीव अ पार्ट. मतलब लीव अ पार्ट इफ यू रिमेंबर इट वाज अ एक्सेप्शन. सेक्शन 27 के अंदर लीव अ पार्ट में अगर ट्रांसफर किया तो वहाँ पे क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होता. तो इन दैट केसेस मुझे बना यहाँ पे डी मुझे का कंसेप्ट नहीं आएगा. मतलब दोनों भी इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, मिसेस ए के हाथ में. लेट्स कंप्लीट हाउस प्रॉपर्टी इनकम फर्स्ट. रेंट रिसीव मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2 लाख रुपीज़ है. इसमें से म्यूनसिपल टैक्स पेड 4,800 रुपीज़ है. 2 लाख माइनस 4,800 1,95,200 ये आपका NAV आएगा. इसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा माइनस करोगे 1,36,640 आएगा. ये आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड 15,000 रुपीज़ आपका अदर सोर्स इनकम. दोनों भी किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, दोनों भी इनकम जो है वो मिसेस ए के हाथ में टैक्सेबल होगी क्योंकि एक्रीशन ऑफ इनकम वाला केस है. तो मिस्टर ए के हाथ में नील, मिसेस ए के हाथ में 136,640 हाउस प्रॉपर्टी बराबर है. ये ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है. फिर द इनकम ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन दी हैंड्स ऑफ. मतलब ये जनरल केस है, यहाँ पे तुम लोग का लीवर पार्ट नहीं है. तो ये जनरल केसेस में मुझे बना इनकम जो है वो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे. तो मिस्टर ए के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा, मिस्टर ए के हाथ में 136,640 टैक्सेबल होगा एंड मिसेस ए के हाथ में 15,000 रुपीज़ टैक्सेबल होगा. तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन है. फिर नेक्स्ट, इफ मिसेस ए इन्वेस्टेड द रेंट अमाउंट इन अ बिजनेस, मतलब अदर सोर्सेस में नहीं बिजनेस में इनकम किया और बिजनेस में लॉस मारा है कितना रुपीज़ का 20,000 एंड शी हैज़ अ इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस कितना रुपीज़ 4 लाख. तो बिजनेस का लॉस बिजनेस के सामने सेट ऑफ होता है गाइस. तो 20,000 4 लाख के सामने सेट ऑफ करोगे तो अभी आपका बिजनेस का 3,80,000 नेट बिजनेस इनकम आ जाएगा. तो अगेन मुझे माना बिजनेस इनकम एक्रीशन ऑफ इनकम है 3,80,000 क्लबिंग प्रोविजन इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर लॉसेस ऑल्सो. तो यहाँ पे 3,80,000 आपका बिजनेस इनकम है एंड 136,640 आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम है. तो यहाँ पे यस ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन आएगा. 136,640 जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा एंड मिसेस ए के हाथ में 3,80,000 का जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल होगा. ठीक है. तो अगेन क्लबिंग के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे हिसाब से क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन नंबर 15 गाइस. राजू अर्न 25,000 रुपीज़ फ्रॉम लॉटरीज, 10,000 रुपीज़ फ्रॉम बैटिंग एंड 50,000 रुपीज़ फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स ऑन इंटरनेट. लॉस्ट 5,000 रुपीज़ इन कार्ड गेम. तो लॉस्ट है कार्ड गेम का लॉस, हम लोग किसी के सामने सेट ऑफ नहीं करते. कैजुअल इनकम का लॉस जो वो क्या किया जाता है, लैप्स. ऑल दिस आर सट्टे वाली इनकम कैजुअल इनकम है. इसके ऊपर फ्लैट सेक्शन 115 BB के हिसाब से 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखो -5,000 तो नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट है लेकिन 5,000 नहीं होना चाहिए था. 25, 10, 50 एडजस्टेड अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज नॉट परमिट अगेंस्ट दिस इनकम. ये ऑप्शन करेक्ट है. अपने को यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. फ्लैट आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा. ये वाले ऑप्शन और नीचे वाले ऑप्शन में डिफरेंस क्या, तुम लोग यहाँ पे 5,000 रुपीज़ सेट ऑफ हो रहा है, वो तो होगा ही नहीं. आपको सीधा फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा और आपको 2,50,000 या 3 लाख रुपीज़ का जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसका भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 16 गाइस. AMT लाइबिलिटी आर नॉट अट्रैक्टेड टू चूज द फॉलोइंग. इंडियन HF को एप्लीकेबल होता है, यस. और स्लैब रेट एसएससी को एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट कंपनी, बिकॉज कंपनी के केसेस में मैट का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है. HF, AOP, BY, AJP नॉट पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम.
नॉट पेइंग टैक्स डिफॉल्ट टैक्स रिजर्व मतलब ओल्ड टैक्स में चल रहे तो ऑफकोर्स इनको भी एप्लीकेबल होगा. इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओ आईजीपी इनको भी एप्लीकेबल होगा. पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजर्व इनको एप्लीकेबल नहीं होता. तो ऑप्शन डी आएगा. नॉट अट्रैक्टेड पूछा है तो जो डिफॉल्ट टैक्स रिजर्व में जाते हैं सेक्शन 115 बीएसी में जाते हैं वहाँ पे ऑलरेडी बेनिफिट विड्रॉ किया है और एमटी में क्या बेनिफिट विड्रॉ करेंगे. तो इसके लिए ओल्ड टैक्स रिजर्व न्यू टैक्स रिजर्व जो है डिफॉल्ट टैक्स रिजर्व वहाँ पे एमटी का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी गाइस. दैट्स इट. ये थे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन. आई होप आपने एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करेंगे. नहीं भी करेंगे एटलीस्ट मेजोरिटी करेक्ट आएंगे तो कोई टेंशन नहीं ऐसा मतलब. चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 डीटी से पहले तो मिस्टर रोहित अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 65 ईयर्स है is a qualified medical practitioner. Yes, is a qualified medical practitioner. He run his own clinic. पहले तो एज 65 ईयर्स है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है मतलब रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है. मैंने बोला था टोटल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त रेसिडेंट सीनियर सिटीजन में थोड़ा बहुत देख लेना. बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2,50,000 की जगह पे 3 लाख आ जाएगा और 80 टीटीए की जगह पे 80 टीटीबी का एडिशन मिलेगा. और तीसरा वाला दैट इज मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम में 25,000 की जगह पे 50,000 रुपीज़ का एडिशन मिलता है. पूछा क्या पहले वो देख लेते हैं. नेट प्रॉफिट दिया है मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड होगा. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नेट टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजर्व मतलब ओल्ड टैक्स के हिसाब से कंप्यूट करना है. सो डोंट वरी ओल्ड टैक्स के हिसाब से सब प्रिंसिपल फॉलो करने हैं. एज यूजुअल पहले हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते, हम लोग पहले एडजस्टमेंट पढ़ते. एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे के बाद में फिर हम लोग क्वेश्चन का पीएनएल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड को वाउच करेंगे. पहले ही इज वर्किंग एज अ पार्ट टाइम विथ केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड. मुझे ना पार्ट टाइम जॉब कर रहा है इन केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड. सैलरी डिटेल्स एज अंडर. बेसिक सैलरी 30,000 पर मंथ है. ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,000 पर मंथ है मतलब टोटल 15,000 इंटू 12 मंथ दैट इज 1,80,000 रुपीज़ ये है. बेसिक सैलरी भी टैक्सेबल होगा. इनकम फ्रॉम सैलरी में ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में याद करो गाइस अगर एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है तो 70% ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव या 10,000 पर मंथ का अपने को एग्जम्पशन मिलता है. अगर अदर देन ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है नॉर्मल पर्सन को मिला तो फुली टैक्सेबल और अगर फिजिकली हैंडीकैप को मिला तो मैक्सिमम 3,200 पर मंथ का एग्जम्पशन मिलता है. यहाँ पे हॉस्पिटल है मतलब ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का एम्प्लॉय तो नहीं है. हैंडीकैप ऐसा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है मतलब ये भी अमाउंट क्या जाएगा फुली टैक्सेबल. सो 15,000 इंटू 12 मंथ्स 1,80,000 आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है. इसका कोई क्रेडिट साइड पे आपने इफेक्ट है क्या देखते हैं. ये सैलरी रिसीव फ्रॉम केयर हॉस्पिटल ये आपका डिसऑर्ड होगा लेस होगा क्योंकि ये कहाँ पे टैक्सेबल होने वाला है. इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होने वाला है. ये बिजनेस इनकम नहीं है तो आपको बिजनेस इनकम सॉल्व करते वक्त इसको लेस करना है. सेकंड एडजस्टमेंट इसका सैलरी के अंदर तुम लोग का टैक्सेबल किया जाएगा. नेक्स्ट वाला अगर बात करो नेक्स्ट वाले केसेस में नीचे तुम लोग को और इन्फॉर्मेशन दिया. फर्दर ड्यूरिंग द ईयर 2024 हिज सन अंडरगॉन अ मेडिकल ट्रीटमेंट केयर हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट. मेडिकल ट्रीटमेंट इन केयर हॉस्पिटल मतलब कहना है से एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है. तो याद करो एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट हो रहा है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है तो उस पर ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता. ये तुम लोग का एग्जाम किया जाएगा मतलब इन शॉर्ट सैलरी में 1,80,000 इसमें से आप 50,000 का गाइस स्टैंडर्डेशन माइनस करोगे एंड रिमेनिंग 1,30,000 ये आपका इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल किया जाएगा. मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. आपको अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना. मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ये तुम लोग का फुल फ्लेज सॉल्यूशन अपडेट कर दूंगा. फिलहाल मैं सिर्फ एडजस्टमेंट डिस्कस करूँ आपके साथ. सेकेंड वाला ही ओन अ रेसिडेंशियल हाउस. द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस 50% पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाई बाय हिम एंड फर्स्ट फ्लोर जो है 50% पोर्शन हैज़ बिन रेंटेड आउट सिंस 1 अक्टूबर 23. मुझे माना सर 50% जो है वो तुम लोग का SOPR है एंड रिमेनिंग 50% जो है वो तुम लोग का LOP है. 1 अक्टूबर 23 को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर हाउस वॉज स्टार्टेड. मतलब रिकंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन नहीं रिकंस्ट्रक्शन मतलब मे बी घर का क्या किया है रिनोवेशन किया है. आपने घर का रिनोवेशन किया है, पूरे घर का आपने रिनोवेशन किया है और ये रिनोवेशन स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2023 एंड कंप्लीट हुआ है 30 सितंबर 23. पॉइंट टू बी नोटेड मुझे पता ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन दोनों भी सेम ईयर में है. तो यहाँ पे देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं आएगा क्योंकि दोनों भी लोन टेकन मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन दोनों भी तुम लोग का सेम ईयर में आ रहा है. सो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. मंथली रेंट 10,000 रुपीज़ का मिल रहा है.
टेनेंट ऑल्सो पेज 3,000 रुपीज पर मंथ एज अ पावर बैकअप चार्जेस. मुझे माना हाउस प्रॉपर्टी का रेंट, ऑफकोर्स हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा. पावर तुम लोग का नॉर्मली ये बैकअप चार्जेस का, ये तुम लोग का हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये कहाँ पे जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें जाएगा. पावर बैकअप चार्जेस जो दैट इज एनी रेंट रिसीव फ्रॉम असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, वो आपका इफॉस में टैक्सेबल होगा. नाउ हाउस प्रॉपर्टी में कितने मंथ्स का रेंट मिलेगा, 1 अक्टूबर से लेट आउट किया है, तो अक्टूबर से लेके मार्च मतलब 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का एक्चुअल रेंट अगर बात करूँ 60,000 रुपीज़ आएगा. 60,000 रुपीज़ का आपको रेंट मिला है, ठीक है. और इफॉस में अगर बात करो 3,000 इंटू 6 मतलब 18,000 रुपीज़ का आपको पावर बैकअप का अमाउंट मिला है. ही टुक हाउसिंग लोन. अच्छा पहले देख लेते हैं 60 और 18 ऐसा कुछ पी एन एल अकाउंट क्रेडिट साइड पे एडजस्टमेंट है क्या, है सर. रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, पहले इसको डिसअलाउड करेंगे, लेस करेंगे. इसमें से 60,000 रेंट जो है वो अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और 18,000 जो पावर बैकअप के लिए मिला है वो आपका इफॉस इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें जाएगा इस. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. ही टुक हाउसिंग लोन 12 लाख रुपीज ऑन 1 अप्रैल 23. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 23 टू 30 सितंबर 23 60,000 एंड 1 अक्टूबर 23 31 मार्च 24 40,000. देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, तो आप टोटल में कंपेयर कर सकते हो. 60 + 40 मतलब टोटल 1 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट है. ये 1 लाख रुपीज़ में से इंटरेस्ट में से गाइस 50% तो आपका एलओपी में जाएगा एंड रिमेनिंग 50% आपका एसओपीआर में जाएगा. 50% एलओपी में नो लिमिट, एसओपीआर में 50,000 आ रहा है, बट घर का लोन जो है गाइस पॉइंट टू बी नोट रिनोवेशन के लिए लिया है. तो याद करो रिपेयर्स एंड रिनोवेशन में एसओपीआर में मैक्सिमम लिमिट कितना है 30, तो यहाँ पे आपको 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, 50,000 का नहीं. एलओपी में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का पूरा 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिल जाएगा. फिर नेक्स्ट म्यूनसिपल टैक्स भी पे किया है. म्यूनसिपल टैक्स कितना रुपीज़ पे किया, 4,000 रुपीज़ एंड 6,000 रुपीज़. सी कौन से साल का पे करते हो फर्क नहीं पड़ता, म्यूनसिपल टैक्स का आपको पेमेंट बेसिस के ऊपर डिडक्शन मिलता है. टोटल 10,000 रुपया पे किया, 10,000 रुपये में से 50% जो वो एलओपी का रहेगा, एसओपीआर का तो हम लोग कंसिडर करते नहीं है. तो एक्चुअल रेंट में से म्यूनसिपल टैक्स माइनस करो, कितना आएगा 5,000. 60 में से 5,000 गया 55,000, ये आपका एनएवी आएगा. एनएवी में से मुझे बना डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन 55,000 into 30%, that comes to 16,500. इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा 50,000, एलओपी पे तो नो लिमिट है, पूरा माइनस करेंगे. 50,000 माइनस करोगे तो आपको 11,500 का कुछ लॉस आ रहा है, ठीक है. और एसओपीआर का भी तो लॉस आएगा, एसओपीआर का 30,000 का लॉस आएगा. 115 बीएससी इसके लिए एसओपीआर ले रहा, 115 बीएससी तरह एसओपीआर भी इग्नोर करते हैं. मतलब टोटल मेरा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लॉस निकल के आ रहा है गाइस 41,500 रुपीज़ का. दिस 41,500 रुपीज़ का लॉस ये हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी भी अदर इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं. लेस देन 2 लाख रुपीज़ है तो पूरा हम लोग सेट ऑफ कर लेंगे. ये था अपना इन्फॉर्मेशन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 2 का ये सब एडजस्टमेंट, ठीक है. नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं. पेमेंट ऑफ सैलरी गाइस 25,000 रुपीज़ पर मंथ टू सिस्टर इन लॉ मिस्टर रोहित who is in charge of the account and receivable department. However, in comparison, similar work profile, the reasonable salary market rate 20,000 per month. यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट है मे बी सेक्शन 48(2) पेमेंट टू रिलेटिव्स का प्रोविजन लगा सकता है, बट बेटा आंसर रॉन्ग होगा. मुझे पता सिस्टर इन लॉ थोड़ी ना रिलेटिव्स होती है, खुद के ओन ब्रदर सिस्टर्स रहेंगे वो रिलेटिव्स में आएंगे, सिस्टर इन लॉ अपने रिलेटिव्स में नहीं आती. तो वैसे वाले केसेस में 48(2) में रिलेटिव्स को पेमेंट किया रहेगा तो 48(2) एप्लीकेबल होता है, और सिस्टर इन लॉ रिलेटिव्स नहीं होती. तो यहाँ पे 25,000 रुपीज़ भले एक्सेस अमाउंट पे किया फिर भी वो क्या किया जाएगा, अलाउड. तो यहाँ पे आपको कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड. यहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट लोगों ने 5,000 रुपीज़ डिसअलाउड किया रहेगा तो उतना प्रोपोर्शनली आपका मार्क डिडक्ट किया जाएगा, बिकॉज सिस्टर इन लॉ रिलेटिव्स की कैटेगरी में नहीं आते, तो उनको जितना भी पेमेंट किया रहेगा वो सब अलाउ किया जाएगा, क्योंकि सेक्शन 48 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं हो रहा है. नेक्स्ट वाला बी, कन्वेंस एक्सपेंसेस इंक्लूड 12,000 रुपीज़ इनकर्ड फॉर द कन्वेंस फ्रॉम हाउस टू केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड वाइसा वर्सा इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट. तो मेरा एम्प्लॉयमेंट का खर्चा पी एन एल अकाउंट डेबिट साइड पर रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए था. तो कन्वेंस एक्सपेंसेस 24,000 में से 12,000 जो है ये आपका सैलरी के रिलेटेड है, तो ये डिसअलाउड किया जाएगा. मतलब पीजीबीपी में सॉल्व करते हुए क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा. सैलरी में कोई ट्रीटमेंट है सर, नहीं सर, कन्वेंस अलाउंसेस मिला वो ऑलरेडी हम लोग टैक्स कर चुके हैं. पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस इंक्लूड
a sum of rupees 6,000 incurred for the generator fuel for the providing power backup to the tenant. अगर मैं टेनेंट का खर्चा है, मतलब ये तुम लोग का बिजनेस का खर्चा तो नहीं है, तो बिजनेस केस में क्या किया जाएगा, एड बैक किया जाएगा. तो पावर एंड फ्यूल में जाओ, पावर एंड फ्यूल में 24,000 में से 6,000 रुपीज़ जो है वो डिसअलाउड होगा, मतलब एड बैक होगा. सेकेंड इफेक्ट मुझे बना, इफॉस में हम लोग ये टैक्सेबल कर रहे हैं, 18,000 रुपीज़ टैक्सेबल कर रहे हैं, उसमें से ऑफकोर्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 मिलेगा आपको. इफॉस में जो भी खर्चा किया है वो खर्चे का अपने को डिडक्शन मिलता है. तो 6,000 रुपीज़ आपने जनरेशन ऑफ इसके लिए तुम लोग ने खर्चा किया है, तो 18,000 माइनस 6,000, ओनली रिमेनिंग 12,000 रुपीज़ जो है वो 12,000 रुपीज़ आपका टैक्सेबल होगा अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. पूरा 18,000 नहीं, 18,000 के सामने 6,000 रुपीज़ माइनस होगा डिडक्शन 57 के हिसाब से, एंड रिमेनिंग 12,000 टैक्सेबल होगा. नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर डी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड अ सम ऑफ रुपीज़ 10,000 पेड एज अ म्यूनसिपल टैक्सेस फॉर दिस हाउस. तो अगेन म्यूनसिपल टैक्सेस जो है ये हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा है, डिसअलाउड किया जाएगा. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यस, इसमें से 10,000 रुपीज़ डिसअलाउड, मतलब एड बैक करेंगे, ये म्यूनसिपल टैक्स का है. ठीक है, आगे क्लिनिक इक्विपमेंट डिटेल्स आर, ओपनिंग डब्ल्यूबी ऑफ क्लिनिक इक्विपमेंट 1 अप्रैल 23 है, ओपनिंग डब्ल्यूबी है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा, फुल ईयर का आएगा. 1 लाख रुपीज़ का है तो 1 लाख रुपीज़ क्लिनिक इक्विपमेंट मतलब जनरल प्लांट 15% के हिसाब डेप्रिसिएशन आएगा. फ्रेश परचेज किया है 28 अगस्त 23 को 25,000 रुपीज़ का. 28 अगस्त मतलब ऑफकोर्स अक्टूबर के पहले, मतलब यहाँ पे फुल ईयर का आएगा. लेकिन कैश में पे किया गाइस, मुझे बोला मोर देन 10,000 रुपीज़ का असेट कैश में परचेज किया है, तो इसके ऊपर अपने को कोई डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. मतलब अपने को सिर्फ ओपनिंग डब्ल्यूबी के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा. 1 लाख का 15% कितना आएगा, 15,000. तो 15,000 रुपीज़ आपका डेप्रिसिएशन, यस 15,000 रुपीज़ आपका डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स है. ये हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे. और ऊपर अगर कोई डेप्रीसिएशन है पी&एल अकाउंट डेबिट साइड पे बुक्स के हिसाब से, चलो नहीं दिया, वेरी गुड. अगर रहता तो उसको हम लोग डिसअलाउड करते, मतलब उसको एड बैक करते. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ही ऑल्सो पेड ट्यूशन फीस 40,000 रुपीज़ टू हिज ग्रैंड डॉटर विच इज डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट. चलो पीएनएल अकाउंट में तो नहीं है, मतलब पीजीपी का सम सॉल्व करते वक्त एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं. ट्यूशन फीस एक एटीसी में इन्फ्लुएंस मत होना, एटीसी में नॉर्मली हम लोग चिल्ड्रंस का तुम लोग का ट्यूशन फीस अलाउ किया जाता है, ग्रैंड डॉटर का नहीं. तो इसका एटीसी का भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब इस एडजस्टमेंट का कोई नहीं आएगा, नो एडजस्टमेंट, सीधा इग्नोर किया जाएगा. नेक्स्ट, ही अवेल लोन ऑफ रुपीज़ 8 लाख रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज सन. हायर एजुकेशन मतलब 80E के अंदर एडिशन मिलना चाहिए. प्रिंसिपल अमाउंट का अपने को कोई 80 में एडिशन नहीं मिलता, इंटरेस्ट 26,000 का एडिशन मिलेगा. अज्यूमिंग दैट कि वो आपका लोन जो है इंटरेस्ट वो विद इन 8 ईयर्स का रहेगा, तो 80E के अंदर आपको 26,000 रुपीज़ का एडिशन मिलेगा. इसका अगर पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे कोई एडजस्टमेंट रहेगा तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पर उसको हम लोग डिसअलाउड करेंगे. यस, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर सन डिसअलाउड करेंगे. सेकेंड इफेक्ट इसका 80 में आएगा, इसको एड बैक कर देंगे. ठीक है, चलो तो एडजस्टमेंट ये थे. अभी पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड फटाफट ये कर सकते हैं. सैलरी टू स्टाफ क्या किया जाएगा, अलाउड. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, अपना कन्वेंस एक्सपेंस हो गया, पावर एंड फ्यूल हो गया. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी क्या किया जाएगा, डिसअलाउड, मतलब इसको भी एड बैक करेंगे. सेकंड ट्रीटमेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग ने इसको लेस कर दिया था. अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव अंडर सेक्शन 35, ये भी अपना अलाउ किया जाएगा. पेड मतलब डोनेशन दिया. अगर ये 115 बीएससी वाला केस है तो इसको एड बैक करते, बट जनरल केसेस है, जनरल केसेस में अपने को डोनेशन मिलता है तो ये अलाउ किया जाएगा. क्रेडिट साइड की इनकम, कंसल्टेशन फीस अलाउड. सैलरी रिसीव तो अपना डिसअलाउड होगा, रेंटल इनकम डिसअलाउड होगा, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी भी डिसअलाउड होगा. सेकंड ट्रीटमेंट इसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा. डिसअलाउड होगा मतलब इसको पीजीबीपी के लिए लेस करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसको ऐड करना पड़ेगा. सो मेरे हिसाब से पूछोगे तो 15 मार्क्स के लिए एक बेसिक क्वेश्चन था. इतने कोई ट्रिकी एडजस्टमेंट नहीं थे, इससे ज़्यादा ट्रिकी एडजस्टमेंट सितंबर के क्वेश्चन में थे. क्वेश्चन नंबर 1 जो है मेरे हिसाब से नॉर्मली ये ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था. ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. मिस्टर पारस has proprietary business since 2015-16. His transfer business on 1st April 23 by way of slum sale. Slum sale मतलब सेक्शन 50B कैपिटल गेन के हिसाब से. कैपिटल गेन में मुझे माना 15-16 में स्लम सेल में बी केयरफुल, यहाँ पे बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं मिलता. 15-16 को अंडरटेकिंग चालू किया था, 23 में बेच रहे हो, मतलब नेचर क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म. लेकिन लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड. टोटल कंसिडरेशन मतलब लमसम प्राइस दिया 40 lakhs. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग 35 lakhs. हम लोग इन दोनों में से विच इज हायर लेते हैं. विच इज हायर मतलब एफईओसी आएगा अपना 40 lakhs गाइस, माइनस
ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ही इनकर्ड एक्सपेंसेस फॉर विच डील विथ 1,50,000, तो 1,50,000 आपका ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, माइनस करोगे तो आपको 38,50,000 ये आपका नेट कंसिडरेशन आ जाएगा, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। याद करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम लोग इसको नेट वर्थ लेते हैं, नेट वर्थ मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटी। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया पहले वो देख लेते हैं। बैंक लोन बैलेंस इंक्लूड 2 लाख रुपीज़ फॉर पर्सनल पर्पस, तो बिजनेस पर्पस का नहीं है तो उसको हम लोग नेटवर्थ निकालने के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। बैंक लोन 5 लाख का है, उसमें से 2 लाख पर्सनल है, मतलब बिजनेस का कितना है 3 लाख, तो हम लोग सिर्फ 3 लाख रुपीज़ माइनस करेंगे नेटवर्थ निकालने के लिए। मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 हैज़ बीन अलाउड 100% एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D। मुझे ना मशीनरी में 5 लाख रुपीज़ में 50,000 की ऐसी मशीनरी है जिसके ऊपर आपने 100% डिडक्शन लिया 35AD मतलब स्पेसिफाई बिजनेस में, तो 100% डिडक्शन लिया है तो उसका कॉस्ट आपके लिए पीजीबीपी के लिए नील हो जाएगा, उसके ऊपर कोई तुम लोग को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसमें 50,000 रुपीज़ आपको माइनस करना है, मतलब इन शॉर्ट लेते वक्त सिर्फ 4,50,000 रुपीज़ लोगे आप। नेक्स्ट, अदर असेट्स इंक्लूड सेल्फ जनरेटेड गुडविल 60,000। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलवेज नील होता है, इसका हम लोग कॉस्ट कंसिडर करते ही नहीं है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का 60,000 रुपीज़ इंक्लूड है अदर असेट्स में, उसको भी हम लोग को लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 60,000 बेटा लेस करोगे तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 लाख रुपीज़ कंसिडर करेंगे नेटवर्थ कैलकुलेशन के लिए। अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड्स 1 लाख रुपीज़ फॉर द अमाउंट पेबल फॉर द परचेस ऑफ ऑर्नामेंट ऑफ हिज वाइफ, अगेन पर्सनल एक्सपेंसेस है, इंक्लूड होना ही नहीं चाहिए था अनसिक्योर्ड लोन में, फिर भी इंक्लूड किया है तो उसको भी अपने को माइनस करना पड़ेगा। 2,50,000 में से 1 लाख माइनस करोगे मतलब बिजनेस का 1,50,000 है तो 1,50,000 कंसिडर करेंगे। दैट्स इट। ले लो टोटल असेट्स, बिल्डिंग में कितना लेंगे 18 लाख, 5 लाख, 4 लाख 50, 3 लाख माइनस 3 लाख 1,50,000 और 4 लाख 10 और माइनस करोगे, सो 18 लाख प्लस 5 लाख प्लस 4 लाख 50 प्लस 3 लाख माइनस 3 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 4 लाख 10,000, 21,90,000 आपका नेटवर्थ निकल के आ रहेगा। इस 21,90,000 नेटवर्थ दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आप ये माइनस करोगे 38,50,000 में से 3850 माइनस 21,90,000 डिफरेंस अमाउंट कुछ 16,60,000 आ रहा है। ये 16,60,000 बेटा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गिना जाएगा। 16,60,000 नहीं है, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गिनाएगा। अगेन मेरे हिसाब से पूछोगे 6 मार्क्स के लिए इतना कुछ डिफिकल्ट एडजस्टमेंट नहीं था। डीटी एटलीस्ट कंपेरेटिवली मुझे ईजी लग रहा है। डीटी में इतने कोई ट्रिकी एडजस्टमेंट नहीं पूछे थे गाइस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 भी बेसिक क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 2 भी स्लम सेल का, इतने कोई ट्रिकी एडजस्टमेंट नहीं थे। सिली मिस्टेक किए नहीं कि आपने तो पता नहीं, लेकिन इतना कोई ट्रिकी एडजस्टमेंट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी गाइस, मिस्टर गणेश whose professional receipt for the year ended 31st March 23 1.25 CR made payment to Mr. Rajesh, a chartered accountant, during the 23-24 multi-phase activities. TDS देखा है। Now गणेश प्रोफेशनल रिसिप्ट जो है 1.25 CR है, मतलब ऑफ कोर्स इसको सेक्शन 44 AB के हिसाब से टैक्स रेट एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल है लेकिन टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है ग्रॉस रिसिप्ट, तो ऑफकोर्स इसको टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। टैक्स रेट एप्लीकेबल है तो ऑफकोर्स 194 RA चीज़ वाले सेक्शन से उनका भी आपको कंप्लाइंस करना पड़ेगा। प्रोफेशनल फीस 194 J आता है। थ्रेशोल्ड लिमिट कितना था यहाँ पे 30,000 रुपीज़ पर एक्सपेंसेस का था, यहाँ पे 32,450 है लेकिन इंक्लूडिंग है तो अपने को बिफोर GST देखना पड़ेगा। 32,450 डिवाइड बाई 118% 27,500 एक्सक्लूडिंग GST। एक्सक्लूडिंग GST 27,500 विच इज़ लेस देन 30,000 तो यहाँ पे आपका कोई TDS नहीं आएगा बेटा, ठीक है। 30,000 रुपीज़ से कम है, इसके लिए यहाँ पे कोई TDS नहीं आएगा। इसमें एक्सेप्शंस क्या था, खाली सिटिंग फीस था। सिटिंग फीस में हम लोग थ्रेशोल्ड चेक नहीं करते, बाकी केसेस में अपने को पर एक्सपेंस के हिसाब से 30,000 रुपीज़ देखना पड़ता है। अगर वो क्रॉस हो रहा है तो अपना 10% TDS पेमेंट टू कॉल सेंटर्स या पेमेंट टू रॉयल्टी फॉर सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स रहेगा, टेक्निकल फीस रहेगा तो वहाँ पे 2% TDS आता है। रॉयल्टी पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पॉइंट टू बी नोटेड, नॉट फॉर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का रॉयल्टी है। मिस्टर राजेश को पे किया है 2,50,000 विच इज़ मोर देन 30,000, तो इसके ऊपर 10% का TDS आएगा। 10% दैट इज 25,000 रुपीज़ का TDS आएगा। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिलेटेड टू बिजनेस मिस्टर गणेश, रेट ऑफ बिजनेस मिस्टर गणेश 20,000 रुपीज़, अगेन 30,000 से कम है, इसके वजह से कोई TDS नहीं आएगा, नो TDS। एंड फीस फॉर टीचिंग अकाउंटेंसी टू हिज सन 40,000 ऑन 31st October 23। मतलब टीचिंग टू हिज सन, ये आपका पेमेंट जो हुआ है वो पर्सनल कैपेसिटी में हुआ है, और पर्सनल कैपेसिटी में हुआ है तो वहाँ पे तुम लोग का कोई TDS नहीं आएगा।
एक अपने जेकेसी मॉडल में भी ये था, डॉक्टर का सर्जरी हुआ था, डॉक्टर ने सर्जरी किया था, डॉक्टर ने सर्जरी करते वक्त फैमिली मेंबर्स ने फीस पेमेंट किया था, दैट इज ऑल्सो पर्सनल कैपेसिटी, उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं आता। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज अंडर सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ना मुझे बता सर, यहाँ पे क्वेश्चन में तुम लोग को पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। 6 मार्क्स के लिए नहीं, ए और बी दोनों मिला के तुम लोग का 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। माइक्रो एंटरप्राइजेस जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है ये तुम लोग का 1 करोड़ या उसके अंदर होना चाहिए, टर्नओवर अप टू 5 करोड़ के अंदर होना चाहिए, और स्मॉल एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट जो है वो तुम लोग का अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर जो है टर्नओवर दैट इज अप टू 50 करोड़ होना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग माइक्रो ये तुम लोग का लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, ये टैक्स में होना नहीं चाहिए था। इनफैक्ट ये पॉइंट मैंने भी कवर नहीं किया था। मतलब ये तुम लोग का यार ऐसा कौन पूछता है टैक्स के पेपर में, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को एक्सप्लेन करो, मीनिंग एक्सप्लेन करो। मीनिंग से अच्छा आप उससे अच्छा सेक्शन 43B में टैक्स पॉइंट पूछ लेते। टैक्सेशन के पेपर में आईसीआई को टैक्सेशन वाले क्वेश्चंस पूछने चाहिए, यहाँ पे उनको क्वेश्चन फ्रेम करना चाहिए था कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, बट आपको मीनिंग पूछा हुआ है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के हिसाब से। दिस वाज अ वेरी सरप्राइजिंग क्वेश्चन, तो ये मेरे हिसाब से अटेम्प्ट नहीं किया रहेगा, पर ये 6 मार्क का क्वेश्चन नहीं था, मेरे ख्याल से 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तुम लोग का। तो ये गूगली क्वेश्चन था, तुम लोग बोल सकते हो बाउंसर क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि ऐसा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस मतलब क्या ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, इसका अगर टैक्स इफेक्ट पूछते तो 43B के हिसाब से हम लोग बता सकते थे कि एग्रीमेंट होगा तो वहाँ पे 45 डेज, नहीं होगा तो 15 डेज में पेमेंट करना चाहिए 43B के हिसाब से। उन्होंने वो नहीं पूछा था, यहाँ पे तुम लोग का मीनिंग पूछा था माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। सो कुछ चीज़ें सरप्राइज करती है पेपर में। नेक्स्ट वाला बी, मिस्टर प्रेम हैज़ फॉलोइंग असेट्स एज ऑन 1 अप्रैल 23। इसमें पूछा क्या है, डेप्रिसिएशन पूछा है। चलो, मशीनरी कॉस्टिंग 4 लाख रुपीज़ विच वॉज यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस एंड डिडक्शन 35 वॉज अलाउड 40,000। तो 40,000 रुपीज़ का आपने सेक्शन 35 के अंदर 100% डिडक्शन लिया है, तो इसके ऊपर आपको कोई डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 4 लाख में से 40 माइनस करोगे तो रिमेनिंग 3,60,000 के ऊपर बेटा आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। मशीनरी है मतलब 15% आएगा, तो 3,60,000 के ऊपर इंटू 15% दैट इज 54,000 का आपका डेप्रिसिएशन आएगा। लैपटॉप रिसीव एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड कॉस्टिंग 60,000, इट वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 22 बाई हिज फ्रेंड। मेरा फ्रेंड के पास से आपको लैपटॉप मिला और आप वो लैपटॉप क्या करो अभी बिजनेस में यूज़ कर रहे हो। अभी यहाँ पे मुझे बना सर फ्रेंड के पास से लैपटॉप मिला, यहाँ पे अगर किसी ने नोशनल डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट लगा देगा। नोशनल डेप्रिसिएशन जो है वो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में करते हैं। अगर आप अपना ही पर्सनल असेट्स जो पर्सनल घर के लिए यूज़ किया है, तो वैसे वाले केसेस में आप अपना ही पर्सनल असेट्स सब्सिक्वेंटली अगर बिजनेस में पुट टू यूज़ करते हो तो आपको नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। कोई भी असेट्स आपको गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में मिला है, याद करो सेक्शन 43(1) पढ़ा था हम लोगों ने। सेक्शन 43(1) के नीचे डेप्रिसिएशन की थियरी में कोई भी असेट्स अगर आपको गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में मिला है तो उसका कॉस्ट आपके लिए क्या होगा, WDV ऑफ प्रीवियस ओनर। वॉट एवर WDV ऑफ प्रीवियस ओनर जो है वो आपके लिए कॉस्ट बन जाएगा। तो आपके फ्रेंड ने ये असेट परचेस किया था 2023, 60,000 का लैपटॉप परचेस किया था। फ्रेंड ने कैन ऐसे 22-23 में डेप्रिसिएशन चार्ज किया रहेगा 40% का। 60,000 के ऊपर 40% मतलब 24,000। 60,000 में से 24,000 माइनस करोगे दैट इज 36,000। दिस इज अ WDV इन योर फ्रेंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यही आपके लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट बन जाएगा। तो आपके लिए कॉस्ट 36,000 है। आप करंट ईयर में 2024 उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको करंट ईयर का 40% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। 36,000 के ऊपर 40% मतलब 14,400 रुपीज़ का आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। तो ऊपर वाले केसेस में 54,000 डेप्रिसिएशन था, नीचे वाले केसेस में 14,400 रुपीज़ डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट, टेम्पररी वुडन स्ट्रक्चर 70,000 इरेक्टेड इन December 23 विच वॉज यूज फॉर बिजनेस पर्पस। ना टेम्पररी वुडन स्ट्रक्चर के ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40% है। दिसंबर में ये हुआ है मतलब हाफ ईयर का लगेगा, तो इंटू 6/12 तो 70,000 इंटू 20% दैट इज 14,000 आएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन अगर बात करो 14,000 प्लस 14,400 प्लस 54,000 82,400। चलो इस बार
ICAI ने सेक्शन 32 को एटलीस्ट जस्टिफाई किया, जो हम लोग इतना क्लास में पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन वाला, तो डेप्रिसिएशन का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन प्रॉपर्ली पूछा था 80,400। मे बी स्टूडेंट ने सेकंड वाले इसमें सिली मिस्टेक किए रह सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड वाला तो मेरे ख्याल से डिफिकल्ट नहीं था, वो सिंपल था, सेकंड वाले में मे बी आपसे सिली मिस्टेक हो सकते हैं। तो टोटल डेप्रिसिएशन गाइस 82,400 आना चाहिए। नेक्स्ट बी वाला क्वेश्चन, मिस्टर एक्स एज 83 ईयर्स, resident individual, gives the following information of his receipt for the assessment year 24-25। वरना 83 ईयर्स है मतलब सुपर सीनियर सिटीजन है, एज 80 ईयर्स एंड अबव है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है। सबसे पहले टोटल इनकम पूछा हुआ है एंड इनकम टैक्स पूछा हुआ है, ऑप्टेड आउट बोला है, मतलब ओल्ड टैक्स के हिसाब से ही निकलना है, ठीक है। मतलब 5 लाख रुपीज़ का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा, यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो लेगा वो 5 लाख रुपीज़ का लेगा। इंस्टॉलमेंट रिसीव फ्रॉम द बैंक अंडर रिवर्स मॉर्गेज अरेंजमेंट, याद करो रिवर्स मॉर्गेज अरेंजमेंट में जो भी आपको पैसा मिलता है वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 43। रिवर्स मॉर्गेज में जो भी आपको पैसा मिला वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 43। प्रॉपर्टी मॉर्गेज क्या वो भी एग्जेम्प्ट होता है 47 में, और जो तुम लोग को रिवर्स मॉर्गेज के अंदर जो मंथली बेसिस के ऊपर इंस्टॉलमेंट मनी मिला रहेगा वो भी आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा 1043 के अंदर। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, दोनों भी ऑफकोर्स फुल्ली टैक्सेबल हो गए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बट एट द सेम टाइम असेसी सीनियर सिटीजन है एंड ओल्ड टैक्स में है, तो इसका 80 TTB के अंदर आपको डिडक्शन भी मिलेगा। 80 TTB सीनियर सिटीजन, इसके लिए मैक्सिमम 50,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। तो पहले पूरा 2,45,000 आप इफॉस में टैक्सेबल करोगे एंड नीचे 80 TTB में आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। पेंशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, पेंशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोला नहीं है, मुझे मैंने 83 ईयर्स है मतलब ये मंथली पेंशन मिलता रहेगा। मंथली पेंशन है मतलब ये अनकमिटेड पेंशन है, अनकमिटेड पेंशन है मंथली बेसिस के ऊपर इसी हो रहा, तो ये फुली टैक्सेबल होगा, वेदर गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें से आपको 50,000 का सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A का स्टैंडर्डेशन मिल जाएगा। स्टैंडर्डेशन मिलने के बाद रिमेनिंग 4 लाख रुपीज़ जो है वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या किया जाएगा, टैक्सेबल किया जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स, यहाँ पे थोड़ा सा डिप्लोमेटिक पॉइंट मुझे लगता है, मुझे बना सर डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर नॉट अ मूवेबल, दीज आर नॉट अ मूवेबल असेट्स एज पर द डेफिनेशन। देखोगे कैपिटल गेन में मिसेस सोनिया गांधी, एम स्टैंड्स फॉर मूवेबल पर्सनल असेट्स, मूवेबल पर्सनल असेट्स के ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं आता। तो आप यहाँ पे अभी क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स रहेगा तो ही उसका गेन निकाल के दिया, तो आप ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को टैक्सेबल कर सकते हो। या तो ऑन दी अदर हैंड लिटल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से देखोगे तो डाइनिंग टेबल एंड चेयर आर नॉट अ मूवेबल असेट्स, क्योंकि पर्सनल मूवेबल असेट्स में सिर्फ ज्वेलरी, डायमंड, प्रीशियस स्टोन, मेटल्स, फिर उसके बारे में ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ये अपना खाली पर्सनल असेट्स में आता है, मतलब उसको मूवेबल असेट्स मानते हैं, उसके ऊपर कैपिटल गेन आता है। बाकी मूवेबल पर्सनल असेट्स के ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। सो यू हैव टू राइट नोट फॉर द सेम, ये आपका मूवेबल पर्सनल असेट्स है, मूवेबल पर्सनल असेट्स के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं आएगा, टैक्स नहीं आएगा, इसको इग्नोर तुम लोग कर सकते हो बाय राइटिंग अप्रोप्रिएट नोट। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग ऑन हिज रूरल एग्रीकल्चर लैंड, बी केयरफुल, डेयरी फार्मिंग ये अपना एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता। सेक्शन 2 क्लॉज 1A के हिसाब से एग्रीकल्चर इनकम में सिर्फ और सिर्फ रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड यूटिलाइज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, रेंट फ्रॉम ड्वेलिंग एंड स्ट्रक्चर्स वाला, तीसरा वाला सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन रॉ फॉर्म, या तो फिर फोर्थ वाला नर्सरी। एनिमल फार्मिंग हम लोग यहाँ पे रहे, JST के अंदर एनिमल फार्मिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, इनकम टैक्स में डेयरी फार्मिंग, एनिमल फार्मिंग या एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नहीं आता, तो ये क्या किया जाएगा, टैक्सेबल किया जाएगा। कहाँ पे टैक्सेबल करेंगे सर, इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें टैक्सेबल करोगे। सो टोटल इनकम अगर पूछोगे तो टोटल इनकम में क्या क्या आएगा, 2,45,000 प्लस सैलरी का 4 लाख रुपीज़ एंड 50,000 रुपीज़। नीचे अब ऐड करोगे तो आपको GTI मिल जाएगा। नीचे चैप्टर 6 में 80 TTB का आपको क्या मिलेगा, 50,000 रुपीज़ का एडिशन मिलेगा। एंड उसके बाद में तुम लोग 5 लाख रुपीज़ का स्लैब लगाओगे, 5 लाख रुपीज़ तक नील, 5 लाख रुपीज़ टू 10 लाख तक 20% एंड रिमेनिंग कुछ अगर बैलेंस रहेगा तो 30%, तो उसके हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगेन इसमें खाली एक ट्रिकी मे बी सिली मिस्टेक स्टूडेंट के क्या हो सकता है, ये वाला पॉइंट, 5th वाला पॉइंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये तुम लोग का थोड़ा सा ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4A, मिस्टर राकेश फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ एंडेड 31 मार्च 24। अगेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, कंप्लीट टोटल इनकम बोला है मिस्टर राकेश। इफ़ ही एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट, सब कुछ शिफ्टिंग आउट ही पूछा है, मतलब ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से ये करना है। एंड ऑल्सो स्टेट द एलिजिबल कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो ऑफकोर्स इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस है, मुझे स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन के सामने सेट ऑफ होता है। तो अपने पास मेरे को कोई स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम नहीं दिख रही है, तो इसको आप सीधा क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे। स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के सामने होता है, तो इसको है ही नहीं इनकम, तो सीधा कैरी फॉरवर्ड करोगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, दैट इज 60,000, तो लॉन्ग टर्म मेरे पास लॉस भी है ऑन सेल ऑफ शेयर्स 2 लाख। 2 लाख का लॉस मैं 60,000 के सामने सेट ऑफ करूंगा। रिमेनिंग 1,40,000 का लॉस मैं शॉर्ट टर्म के सामने यूज़ नहीं कर सकता, तो लॉन्ग टर्म का लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म के सामने होता है। आई डोंट हैव एनी अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम, तो ये बचा हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आपका लॉन्ग टर्म का इनकम नील हो जाएगा। 2 लाख में से आपने 60,000 सेट ऑफ किया, रिमेनिंग 1,40,000 बेटा आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस टेक्सटाइल आफ्टर अलाउिंग करंट ईयर डेप्रिसिएशन, बिजनेस का इनकम है, देखते आगे। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड बोला है, तो आपको 50,000 रुपीज़ कोई स्टैंडर्ड माइनस करने की जरूरत नहीं है। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम लोग सैलरी के सामने सेट ऑफ कर देंगे। मैक्सिमम 2 लाख का लिमिट होता है, यहाँ पे हार्डली है ही 80,000 का। रिमेनिंग 1,20,000 सैलरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म, अभी याद करो यार, ये फर्म का मैंने बोला था, फर्म के केसेस में जो अपने को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है दैट इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2 है। फर्म का जो लॉस रहेगा वो फर्म अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैरी फॉरवर्ड करेगा, फर्म थोड़ी ना लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, नो एडजस्टमेंट। इसका ट्रीटमेंट जो है वो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया जाएगा। फर्म अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको कैरी फॉरवर्ड करेगी, एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, इसका आपको सेक्शन 80C में एडिशन मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ पेड बाय चेक एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस फॉर वाइफ पेड बाय चेक, 5,000 रुपीज़ अलाउड होता है, 5,000 नहीं पे किया। 24 + 5 दैट इज 30 बट 29,000, लेकिन मैक्स एज कितना दिया है, चलो ग्रेट, 80 एज ही नहीं दिया है, तो नॉर्मल असेसिंग अज्यूम करके मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ का आपको एडिशन मिलेगा। मैक्सिमम, क्योंकि सैलरी है तो ऑफकोर्स रिटायर पर्सन तो नहीं होगा। सैलरी के केसेस में तुम लोग को नॉर्मल एप्लीकेबल करना है, तो सैलरी के केसेस में तुम लोग का एज 60 के नीचे ही होगा, तो मैक्सिमम 25,000 का आपको 80D में एडिशन मिल जाएगा। तो 80C में पूरा 21,000 का एडिशन मिलेगा, 80D में आपको 25,000 रुपीज़ का एडिशन मिलेगा, ठीक है। फिर नीचे कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ बिजनेस टेक्सटाइल 1,20,000 दिया है, दिस बीइंग 8 ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ लॉस। वेरी गुड, 8 साल के लिए हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ये 8 ईयर मतलब लास्ट ईयर है। अपने पास मेरे ख्याल से बिजनेस इनकम है, यस टेक्सटाइल का बिजनेस इनकम है कितना, 1 लाख, तो 1 लाख के सामने वो 1 लाख रुपीज़ का लॉस सेट ऑफ किया जाएगा। रिमेनिंग 20,000 रुपीज़ का लॉस जो है वो तुम लोग का लैप्स हो जाएगा। क्यों लैप्स, क्योंकि ऑलरेडी 8 ईयर्स खत्म हो चुके हैं, फर्दर तुम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो रिमेनिंग 20,000 रुपीज़ का बिजनेस का लॉस है वो तुम लोग को लैप्स करना पड़ेगा। सो फिर से बोलता हूँ, क्या क्या मैंने बोला। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज यूजुअल टैक्सेबल किया जाएगा। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन, मुझे मतलब पीजीबी का है, हम लोग ने कैरी फॉरवर्ड किया क्योंकि उसका लॉस सिर्फ उसी के सामने कैरी ये होता है, सेट ऑफ होता है। लॉन्ग टर्म के सामने लॉन्ग टर्म हम लोग ने सेट ऑफ किया, रिमेनिंग 1,40,000 बेटा कैरी फॉरवर्ड हुआ। डेप्रिसिएशन इनकम फ्रॉम बिजनेस की अगर बात करूँ, 1 लाख के सामने हम लोग ने कैरी फॉरवर्ड और लॉस सेट ऑफ किया, और अपना पीजीबी का आंसर क्या हो चुका है, नील। इनकम फ्रॉम सैलरी में 80,000 रुपीज़ का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम लोग ने सेट ऑफ किया, और मुझे बोला सर अपना सैलरी का इनकम 1,20,000 आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम द फर्म, शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम द फर्म जो है दैट इज 1,60,000, उसका आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, उसका एडजस्टमेंट जो है वो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया जाएगा। पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट 80C में एडिशन मिलेगा, और मेडिक्लेम का आपको 80D में एडिशन मिलेगा। तो ये सब करने के बाद आप टोटल इनकम निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाला अगर बात करो, थियरी क्वेश्चन एज यूजुअल, अपना वो लास्ट वाला टॉपिक उसी में से आता है। Which or all persons required mandatorily to file the return of loss as per section 80? ना लॉस का रिटर्न फाइल करना मतलब सेक्शन 139(3) है, बी केयरफुल, 139(1) नहीं है, 139(3) है। रिटर्न ऑफ लॉस के केसेस में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में रिटर्न आप आफ्टर डेट भी फाइल करते हो तो भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। रेस्ट ऑल अदर लॉसेस लाइक कैपिटल गेन का लॉस, बिजनेस का लॉस, उसके बाद में OMR का लॉस, स्पेकुलेशन लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, ये सब लॉसेस का अगर आप कैरी फॉरवर्ड चाहते हो तो वैसे वाले केसेस में आपको रिटर्न जो है वो ऑन द बिफोर डेट फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस इन टाइम। तो पहले तो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस इन टाइम आप नहीं करते तो क्या होगा, लॉस जो है वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, एक्सेप्ट दैट 2 लॉसेस अगेन हाउस प्रॉपर्टी एंड यूएडी। एंड दूसरा सेक्शन 234F के अंदर आपको पेनल्टी चार्ज किया जाएगा 5,000 या 1,000 एज ए केस में भी। अगर आपकी टोटल इनकम जो है गाइस, टोटल इनकम अगर वो 5 लाख के अंदर है
तो वैसे वाले केसेस में 1000 रुपीज़ का लॉस 1000 रुपीज़ का पेनल्टी चार्ज किया जाएगा, और 5 लाख रुपीज़ के ऊपर है तो वैसे वाले केसेस में आपको 5,000 रुपीज़ का पेनल्टी चार्ज किया जाएगा। फिर व्हाट इज द बिल रिटर्न, सेक्शन 139(4) एंड व्हेन इट शुड बी फाइल। बिल रिटर्न मतलब कोई एसएससी अगर अपना रिटर्न ऑन और बिफोर डेट फाइल नहीं कर पाया तो वो बिल रिटर्न फाइल कर सकता है। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ बिल रिटर्न, 3 months बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, दैट इज 31 December, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, उतने टाइम लिमिट में आप बिल रिटर्न फाइल कर सकते हो। फिर एक्सप्लेन द नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)A। नॉन एप्लीकेबिलिटी में याद करो हम लोग 139(8)A अपडेटेड रिटर्न में हम लोग लॉस से दिखा सकते, कोई एडिशनल तुम लोग का डिडक्शंस या फिर एक्सपेंसेस तुम लोग का नॉर्मली क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे मतलब पूरा गवर्नमेंट के फेवर में था, ऑलरेडी आपने उस पीरियड का 139(8)A में अपडेट रिटर्न फाइल कर दिया है तो फिर से इसको फर्दर अपडेट नहीं कर सकते। अगर असेसमेंट आपका चालू हो गया है या तो फिर बेनामी ट्रांजैक्शंस या तो फिर ब्लैक मनी एक्ट या तो फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इनके पास इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन आपके साथ कम्युनिकेट की है, उसके बाद में तुम लोग अपडेट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, तो वो नॉन एप्लीकेबिलिटी था। तो अगेन इजी क्वेश्चन था, 4 मार्क का क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैनेजेबल क्वेश्चन था ये। दैट वाज योर डीटी वाला पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ IDT। IDT that is section B, Galaxy Cube Private Limited, a registered person in Bharuch, that is Gujarat, engage in various line of business, provided the following details regarding its transaction made during the month of May 2024। ना May 24 का ट्रांजेक्शन्स में गुजरात में ये है, प्राइवेट लिमिटेड मतलब कंपनी है, रजिस्टर्ड पर्सन है, कहाँ का रजिस्टर्ड पर्सन है, गुजरात का, आउटवर्ड इनवर्ड ट्रांजेक्शन दोनों मिक्स करके दिया है, सप्लाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लैपटॉप, सप्लाइड मतलब आउटवर्ड की बात चल रही है, विथ टच स्क्रीन, ऑप्शन 2 मैनेजिंग डायरेक्टर्स फ्रेंड, ओपन मार्केट वैल्यू एज वेल एज सेल टू अननोन कस्टमर वॉज 90,000 रुपीज़। जानबूझ के यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने गेम खेला है, मुझे पता सर सप्लाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लैपटॉप विथ टच स्क्रीन, ऑप्शन 2 मैनेजिंग डायरेक्टर्स फ्रेंड। पहले तो मैनेजिंग डायरेक्टर के फ्रेंड को सप्लाई किया है, याद करो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, 15 सबसेक्शन 1 के हिसाब से टीवी इज इक्वल टू एवी सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ 2 कंडीशंस, सप्लाई रेसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड एंड प्राइस शुड बी अ सोल कंसिडरेशन। यहाँ पे मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर का फ्रेंड कंपनी के लिए थोड़ा सा रिलेटेड पर्सन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के रिलेटेड पर्सन है, मैनेजिंग डायरेक्टर का फ्रेंड कंपनी के रिलेटेड पर्सन नहीं है, तो इसके लिए जो प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है उसी को हम लोग क्या मानेंगे, असेसेबल वैल्यू मानेंगे। जानबूझ के आपको फेयर मार्केट वैल्यू दिया था, ये फेयर मार्केट वैल्यू को क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, इमोशनल डिसीजन लिया रहेगा। यहाँ पे 90,000 रुपीज़ के हिसाब से तो गया, टीवी इज इक्वल टू एवी सब्जेक्ट टू 2 कंडीशन था, यहाँ पे सिंस रिलेटेड पर्सन नहीं है इस रीजन की वजह से 60,000 रुपीज़ ही आपका क्या बन जाएगा, असेसेबल वैल्यू बन जाएगा। सेकेंड, सप्लाई प्रिंटेड लेटर कार्ड, प्रिंटेड लेटर कार्ड सप्लाई किया है टू MK इंडस्ट्रीज, रजिस्टर्ड पर्सन इन गांधीनगर, logo design was supplied by MK Industries out of 5 lakh rupees, material cost 4 lakh rupees and the balance was printing cost। मुझे लेटर कार्ड सप्लाई किया है, मुझे लेटर कार्ड मतलब बेसिकली ये क्या हुआ, गुड्स, लेटर कार्ड सप्लाई किया। जैसे आप शादी के लिए इनविटेशन कार्ड परचेस करने गए तो शादी का इनविटेशन कार्ड आप परचेस कर रहे हो तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, मतलब यहाँ पे तुम लोग का गुड्स का रेट ऑफ GST चार्ज किया जाएगा। लेट्स सी व्हाट आर द रेट ऑफ GST दे आर गिवन। गुड्स के केसेस में 6,612 और सर्विस के केसेस में 9,918% है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स तुम लोग का ये पार्ट ऑफ कंप्लीट सप्लाई है, लेटर कार्ड के साथ प्रिंटिंग करके देते हैं। तो लेटर कार्ड जो है, लेटर कार्ड दे रहा है, वो बेच रहा है आपको, लेटर कार्ड बेच रहा है। मैंने अगर कंटेंट दिया रहेगा, मैंने अगर तुम लोग का बुक प्रिंटिंग के लिए दिया रहेगा, कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है, सामने वाला सिर्फ प्रिंटिंग करके दे रहा है, तो दैट इज अ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। यहाँ पे सप्लाई लेटर कार्ड लिखा है, इसका मतलब सामने वाला पर्सन जो वो लेटर कार्ड आपको सप्लाई कर रहा है तो वो सेल ऑफ गुड्स कर रहा है। गुड्स के हिसाब से इसके ऊपर रेट ऑफ GST जो है वो तुम लोग का गुड्स का चार्ज किया जाएगा। कितना परसेंट था गुड्स का, 12%। कहाँ पे, गुजरात में, तो 6% आएगा इंट्रास्टेट सप्लाई के हिसाब से। सर क्या 5 लाख रुपीज़ में 5 लाख रुपीज़ का मटेरियल, 4 लाख रुपीज़ का प्रिंटिंग कॉस्ट, उसमें ब्रेकअप करेंगे हम लोग 4 लाख रुपीज़ का मटेरियल कॉस्ट, 1 लाख रुपीज़ का प्रिंटिंग कॉस्ट। बेटा इट्स अ पार्ट ऑफ कंपोर्ट सप्लाई, तो कंपोर्ट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई का रेट अप्लाई करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई, यहाँ पे लेटर कार्ड, लेटर कार्ड क्या है, गुड्स, तो गुड्स का पूरे वैल्यू के ऊपर रेट ऑफ GST चार्ज किया जाएगा, तो यहाँ पे 6% आएगा। प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय ओमनी बस थ्रू ECO। नाउ सेक्शन 9(5) में याद करो, ओमनी बस वाला जो था वो अपना RCM में था लेकिन एक्सेप्ट बाय कंपनी था। सर्विसेज प्रोवाइड किया है, किसने सर्विस प्रोवाइड किया है, गैलेक्सी क्यूब प्राइवेट लिमिटेड, कहने से कंपनी ने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल RCM नहीं आएगा, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के हिसाब से RCM नहीं आएगा, यहाँ पे FCM के हिसाब से टैक्स आएगा।
FCM के हिसाब से मुझे माना सर 9% CGST 9% SGST चार्ज किया जाएगा। सो 12,58,000 के ऊपर 9% 1,13,220 और यहाँ पे 5 लाख के ऊपर 6% 30,000 CGST 30,000 SGST आएगा। ठीक है। प्रोवाइडिंग कैटरिंग सर्विसेज टू एक्सेल यूनिवर्सिटी ऑफ पटना बिहार recognized by UGC for the granting recognized qualification। मुझे माना सर आपने कैटरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की है, किसको प्रोवाइड की है? स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को नहीं, यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड की है। तो अपना प्री स्कूल से लेके हायर सेकेंडरी को अगर आप लंच फैसिलिटी कैटरिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो तो वो एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किया तो ऑफकोर्स टैक्सेबल है। और बिहार में प्रोवाइड किया है मतलब ये इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई सर्विसेज, तो उसके ऊपर 18% क्या आएगा? IGST चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट वाला मेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन द टेरिटोरियल वाटर। अच्छा, टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई किया है तो यहाँ पे सेक्शन 9 ऑफ IGST ऐड एप्लीकेबल होगा। टेरिटोरियल वाटर में अगर आप सप्लाई करते हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई में याद करो सेक्शन 9 ऑफ IGST ऐड के हिसाब से जो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट है, नियरेस्ट कोस्टल स्टेट, दैट नियरेस्ट कोस्टल स्टेट विल बिकम प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे ब्लू वाटर्स इंक को आपने सप्लाई किया, रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में। सच प्लेस ऑफ टेरिटोरियल वाटर डिस्टेंस 5 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन कोस्टल स्टेट ऑफ गुजरात एंड 7 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ऑफकोर्स यहाँ पे नियरेस्ट वाला कौन सा है? गुजरात। तो गुजरात विल बिकम प्लेस ऑफ सप्लाई गाइस। तो बना गुजरात विल बिकम प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ऐसे वाले केसेस में अब ना आप भी कहाँ पे सप्लायर कहाँ का है? गुजरात। प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहाँ पे आ रहा है? गुजरात। तो गुजरात के हिसाब से क्या आएगा? CGST और SGST आएगा, इंटरस्टेट सप्लाई। गुड्स है तो गुड्स के केसेस में 6% GST CGST और 6% SGST आएगा। परचेस मतलब ये इनवर्ट सप्लाई का इंफॉर्मेशन है। परचेस गुड्स फ्रॉम DK एंड कंपनी रजिस्टर्ड कंपोजिशन डीलर, कंपोजिशन डीलर के पास से माल परचेस किया है तो सेक्शन 17(5) के अंदर इसका ITC ब्लॉक है, इसका कोई अपने को ITC नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, इग्नोर किया जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइलिंग ऑफ इनवॉइसेस अकाउंटेंट आइडेंटिफाई एन इनवॉइस डेटेड 31 March 24 issued by Mr. Mahajan whose residential house was taken on rent for MD of the company for his residential use। Point to be noted guys, मुझे बना यहाँ पे सप्लायर कौन है? मिस्टर महाजन, ये सप्लायर है। रेसिपिएंट कौन है? कंपनी, गैलेक्सी वाली कंपनी अपनी, गैलेक्सी क्यूब। गैलेक्सी क्यूब ने ये घर किसके लिए लिया है? अपने डायरेक्टर्स के रेजिडेंशियल यूज के लिए लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बना महाजन को पेमेंट कौन करने वाला? डायरेक्टर या कंपनी? कंपनी। तो कंपनी अपने बिजनेस कैपेसिटी में पेमेंट कर रही है, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, बिजनेस कैपेसिटी में पेमेंट करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट टू बी नोटेड, इसके ऊपर GST आएगा। और इन शॉर्ट RCM के हिसाब से टैक्स पे करने का ऑब्लिगेशन जो है वो किसका रहेगा? गैलेक्सी क्यूब का रहेगा। अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस लिया है, रेजिडेंशियल हाउस आपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिया है लेकिन बिजनेस कैपेसिटी में लिया है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन RCM बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पे टैक्स पे करने का ऑब्लिगेशन जो है वो किसका रहेगा? गैलेक्सी क्यूब का रहेगा। इधर अगर आपने एग्जिम किया रहेगा तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर रेंट नहीं पे कर रहा। डायरेक्टर अगर पे करता तो वो पर्सनल कैपेसिटी होता, डायरेक्टर के बिहाफ पे कंपनी रेंट पे कर रही है, तो ये बिजनेस कैपेसिटी में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ऑफकोर्स इसके ऊपर GST आएगा। कितना रुपीज? इनवॉइस वॉज फॉर 50,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग टैक्स है। नो पेमेंट हैज बीन मेड फॉर दिस इनवॉइस। सबसे पहले मुझे बना ये है 31 March 24, मतलब मार्च मंथ का सप्लाई है। टाइम ऑफ सप्लाई अप्लाई करो गाइस। टाइम ऑफ सप्लाई में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 आएगा। 13(3) के हिसाब से डेट ऑफ पेमेंट या तो फिर 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस आएगा। डेट ऑफ पेमेंट या 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस विच इज अर्लियर। तो यहाँ पे तुम लोग का इनवॉइस जो है, इनवॉइस पेमेंट का तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। इनवॉइस 31 मार्च का, यहाँ से 61st डे काउंट करोगे तो 30 दिन अप्रैल के और 31 डेज अपने मई के आएंगे। मतलब 61st डे जो एग्जैक्टली 31 मई को ये हो रहा है। और हम लोग ये कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो कौन से मंथ का कर रहे हैं? मई मंथ का ही तो कर रहे हैं। तो कहना ऐसे करंट मंथ मई मंथ में इसका आउटवर्ड सप्लाई में RCM बेसिस के ऊपर ये टैक्स आएगा इनवर्ड सप्लाई में। तो 50,000 का आपको RCM बेसिस के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 9% CGST, 9% SGST। एंड ऑफकोर्स पे करने के बाद आपको इस चीज़ का क्या मिल जाएगा? ITC भी मिल जाएगा। रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, ऑल फिगर आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST है। इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई इंट्रा है, एक्सेप्ट प्लेस ऑफ रेसिपिएंट आर गिवन एंड ITC के कंडीशन फुलफिल किया और रेट ऑफ GST दिया हुआ है। तो नेट मिनिमम GST आपको निकालना था कैश के अंदर, तो आप कर लो यहाँ पे। ये जो तुम लोगों को बताया इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से लाइबिलिटी निकाल लो। लाइबिलिटी निकालने के बाद तुम लोग का ITC की अगर बात करो तो ITC में इनवर्ड सप्लाई का तो ITC नहीं मिल रहा है। ITC में तुम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ का ITC मिल रहा है। कौन सा वाला? RCM।
आरसीएम वाला जो पे किया था वो आरसीएम का आपको 99% के हिसाब से उसका पे करने के बाद आपको आईटीसी मिल जाएगा। इसको किस में पे करना पड़ेगा? कैश में। इसको क्रेडिट लेजर के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसको आपको कंपलसरी कैश में पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला बी क्वेश्चन, गामा मल्टीप्लेक्स रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ पंजाब गिव द फॉलोइंग ऑफर बुकिंग मूवी टिकट्स। ये पॉपकॉर्न वाला केस है, कंप्यूटर मिक्स सप्लाई वाला केस। मुझे पता सर 10,000 टिकट्स अंडर कॉम्बो ऑफर बेचा है। कॉम्बो ऑफर मतलब पॉपकॉर्न के साथ सॉरी मूवी टिकट के साथ पॉपकॉर्न फ्री। इसमें सप्ला स्नैक्स के ऊपर रेट ऑफ जीएसटी 5% है, सप्ला सर्विसेज एग्जीबिशन सिनेमा के अंदर 18% है। तो अपना सर कॉम्बो है, तो कॉम्बो में कैन आई से इट इज द कंपोजिट सप्लाई वाला केस है। कंपोजिट सप्लाई वाला केस है, तो इसमें व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई? प्रिंसिपल सप्लाई सिनेमा हॉल टिकट। सिनेमा हॉल टिकट के ऊपर व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी? सिनेमा हॉल टिकट के ऊपर रेट ऑफ जीएसटी 9% है, तो 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा। सो 10,000 टिकट अंडर कॉम्बो ऑफर ना, कॉम्बो ऑफर में 350 रुपीज़ पर पर्सन है, तो इंटू 350 इंटू 9%, 10,000 इंटू 350 इंटू 9%, 3,15,000 का CGST, ऑफकोर्स उतना ही 3,15,000 का SGST भी आएगा। 2,500 टिकट्स ओनली, ये आपका इंडिविजुअल सप्लाई है। टिकट्स के ऊपर व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी? वही अपना 99%। कितने टिकट्स बेचे हैं? सिर्फ टिकट्स 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ के हिसाब से टिकट बेचे हैं, तो 2,500 इंटू 200 इंटू 9%, 45,000 CGST, 45,000 SGST आएगा। एंड 1,000 टोकन फॉर स्नैक्स ओनली। स्नैक्स मतलब फूड आइटम, रेस्टोरेंट सर्विसेज, इसके ऊपर 2.5% आएगा। स्नैक्स का ऑफर 250 रुपीज़ इंटू 250 इंटू 2.5%, सो 1,000 इंटू 250 इंटू 2.5%, 6250 आएगा। आप सबका टोटल करोगे तो आपका टोटल CGST एंड उतना ही अमाउंट आपका SGST भी आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन फॉलोइंग, क्या क्या पूछा है? रेट ऑफ GST टू बी अप्लाइड व्हेन द कॉम्बो सप्लाई इज मेड, तो इट इज द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई के हिसाब से कंपोर्ट सप्लाई के हिसाब से प्रिंसिपल सप्लाई का रेट ऑफ GST चार्ज किया जाएगा। एंड प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे क्या है? सिनेमा हॉल टिकट। सिनेमा हॉल टिकट में 99% आएगा। अगर किसी ने यहाँ पे गलती से मिक्स सप्लाई भी लिया रहेगा तो भी आंसर करेक्ट आएगा, क्योंकि हाईएस्ट करोगे तो हाईएस्ट के केसेस में 5 और 18% में 18 ही आएगा। बट कंक्लूजन लिखते वक्त ऑफकोर्स वो तुम लोग का रॉन्ग जाएगा, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कंपोर्ट सप्लाई। तो कंपोर्ट सप्लाई के हिसाब से आपको रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई अप्लाई करना है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपोर्ट मिक्स सप्लाई गाइस। नेक्स्ट, रेट ऑफ GST टू बी अप्लाइड व्हेन द स्नैक्स आर सोल्ड इन मिक्स मल्टीप्लेक्स। स्नैक्स अगर बेचा जा रहा है इंडियन कैपेसिटी में तो उसके ऊपर 2.5% CGST, 2.5% SGST चार्ज किया जाएगा। एंड ग्रॉस GST पेबल आप टोटल कर लोगे तो आपको टोटल CGST SGST का लाइबिलिटी मिल जाएगा। अगेन 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन 5 मार्क के लिए थे मेरे हिसाब से। ये बेसिक क्वेश्चन था एटलीस्ट GST के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आप सभी बेसिक क्वेश्चन बोल रहे हैं आपके हिसाब से, बट ट्रस्ट मी गाइस, इतना भी मतलब जैसे आप सितंबर का पेपर देखोगे तो सितंबर का पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी एक नेक्स्ट लेवल का था। एटलीस्ट जनवरी 25 में वैसा नहीं था। आपके अगर कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो वैसे वाले केसेस में आप कंसेप्चुअल बेसिस के ऊपर आप इजीली ये क्वेश्चन अटेंड कर सकते थे। नूतन लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन इन इंदौर, दैट इज मध्य प्रदेश, प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैरिड आउट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2024। पूछा क्या? पहले ये देखते हैं। You are required to compute the GST payable by Nutan Limited under reverse charge basis for the month of June 24। तो RCM का टोटल लाइबिलिटी ढूंढना अपने को। चलो देखते हैं वन बाय वन। पेड रेम्युनरेशन टू मिस्टर मदन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। कंपनी डिडक्टेड TDS अंडर सेक्शन 192 सैलरी। अभी सैलरी में मतलब सेक्शन 72A शेड्यूल 3, मुझे 72A शेड्यूल 3 के हिसाब से सैलरी में 192 में TDS काटा है, तो ये अपना नेगेटिव लिस्ट के अंदर है। नेगेटिव लिस्ट मतलब उसके ऊपर क्या नहीं आएगा? GST नहीं आएगा। और 194J में काटा है तो इसके ऊपर RCM बेसिस के ऊपर टैक्स पे करने का ऑब्लिगेशन जो है वो नूतन लिमिटेड का रहेगा, डायरेक्टर का नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 8,50,000 जो है वो क्या है? सैलरी। 11,50,000 जो है वो प्रोफेशनल सर्विसेज का है। सैलरी के ऊपर नो TDS, नो सॉरी GST। 11,50,000 के ऊपर आपका RCM बेसिस के ऊपर टैक्स आएगा। ठीक है। सेकेंड वाला, पेड रेंट टू इंडियन रेलवेज रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश फॉर इट्स प्रॉपर्टी लोकेटेड इन द सेम स्टेट विच वॉज टेकन ऑन लीज बाय द कंपनी। तो यहाँ पे रेलवेज जो है वो सप्लायर है, नूतन लिमिटेड रेसिपेंट है। याद करो, रेंटिंग ऑफ इमल प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट के पास से लेते हैं तो वहाँ पे अपना
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, लेकिन रेलवे वॉज अ एक्सेप्शन। तो यहाँ पे अपना FCM आएगा। FCM के हिसाब से टैक्स पे करने का ऑब्लिगेशन जो वो रेलवेज का रहेगा, अपना नहीं रहेगा। पेड टू XYZ सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज टू इट्स वेयर हाउस अक्रॉस द स्टेट। सिक्योरिटी एजेंसी इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST। सिक्योरिटी सर्विसेज में याद करो, अगर कोई भी पर्सन अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसको? किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को। सप्लायर जो है, सप्लायर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। वो अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वहाँ पे RCM आएगा। यहाँ पे सप्लायर कौन है? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट या बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट है। कंपनी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट हुआ, बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब यहाँ पे पहले तो RCM आएगा ही नहीं। सी, इसको देख के इन्फ्लुएंस मत होना, सर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो हम लोग बेसिस के ऊपर टैक्स पे करेंगे। प्रोविजन क्या बोलता है? सप्लायर को होना चाहिए एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। यहाँ पे सप्लायर जो है कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब डेफिनेटली यहाँ पे तुम लोग का FCM आएगा। FCM के हिसाब से अभी वो सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके ऊपर GST नहीं आएगा। बिकॉज मुझे पता सर सामने वाला पर्सन अगर GST के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ पे कोई GST का ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। तो अगर मुझे पूछोगे यहाँ पे RCM आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग का FCM लगना चाहिए। बिकॉज प्रोविजन के हिसाब से सप्लायर को होना चाहिए एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। यहाँ पे सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, इसके लिए तुम लोग का RCM एप्लीकेबल नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे FCM का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड FCM में भी सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ पे कोई GST का ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट, पेड फीस टू लोकल मीन्स, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने मे बी बोलते ना इमोशनल डिसीजन लिए सकते, सर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो अपना RCM बेसिस के ऊपर टैक्स आएगा। RCM नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे FCM के हिसाब टैक्स आएगा। पेड फीस टू लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ द कंपनी फैक्ट्री लाइसेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करती है एक्सेप्ट दैट 3 लिम्स, दैट इज रेंटिंग ऑफ सॉरी अपना ये पोस्ट ऑफिस या तो फिर इंडियन रेलवेज वाला सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर वाला सर्विसेज या एयरक्राफ्ट या वेसल वाला सर्विसेज, उसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज है, बाकी सब अदर के ऊपर रिवर्स चार्ज है। कंपनी GST में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो RCM आएगा, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन था, अगर वैल्यू ऑफ सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड किया पूरे साल का अगर अप टू 5,000 है तो उसके ऊपर GST नहीं आता। तो यहाँ पे देखो ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई कहना से 5,000 के अंदर है, 5,000 के अंदर है तो यहाँ पे कोई GST नहीं आएगा, ये तुम लोग का एग्जेम्पशन में चला जाएगा। तो पूछा था अपने को RCM वाला, गाइस RCM में मेरे हिसाब से खाली एक ही आ रहा है, दैट इज रिबट 11 या 50, बाकी वाले जो है वो तुम लोग का FCM में आ रहा है और कुछ एग्जेम्पशन में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्लास नंबर B, प्लेस ऑफ सप्लाई एज यूजुअल। लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से ये लोग प्लेस ऑफ सप्लाई को 5 मार्क्स के लिए वेटेज के हिसाब से पूछ रहे हैं। पहला, मार्क्सी फार्मास्यूटिकल रजिस्टर्ड अंडर GST एट जयपुर, हायर संगम इवेंट LLP अंडर GST एट सागर, दैट इज मध्य प्रदेश फॉर इट्स एनुअल इवेंट। मतलब इवेंट बेस्ड सर्विसेज है, सर्विसेज इवेंट बेस्ड मतलब सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 था IGST एक्ट का। इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज में मुझे पता सर सरगम जो है ये अपना सप्लायर है, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? लोकेशन ऑफ सप्लायर MP का है। प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 के हिसाब से लिया जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई में मुझे पता जहाँ पे इवेंट हुआ है ये प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, दैट इज फॉर B2C। यहाँ पे आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया तो रजिस्टर्ड पर्सन में हम लोग लोकेशन ऑफ इवेंट देखते नहीं है, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन देखते हैं। लोकेशन रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ पे? राजस्थान। तो MP एंड राजस्थान दैट इज इंटर मतलब यहाँ पे तुम लोग का IGST चार्ज किया जाएगा। सेकंड वाला, PSL लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन इन चंडीगढ़ दैट इज पंजाब, ऑर्डर फ्रॉम CMR लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन इन रांची झारखंड, फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स टू MHT लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन इन रांची झारखंड। ये याद करो, ये सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन वाला है, सेक्शन 10(1)B। हम लोग ने शाहरुख, सलमान और इसका आमिर का एग्जाम्पल लिया था। तो इस एग्जाम्पल में मुझे पता CMR लिमिटेड जो है, CMR लिमिटेड ये गुड्स सप्लाई कर रहा है, किसको सप्लाई कर रहा है? MHT लिमिटेड को। किसके डायरेक्शन के हिसाब से? PSL लिमिटेड के डायरेक्शन के हिसाब से। तो मतलब यहाँ पे CMR सप्लायर है, PSL रेसिपिएंट है, और ये वाले एंगल में PSL सप्लायर है, MHT रेसिपिएंट है। ठीक है, यहाँ पे याद करो गुड्स यहाँ पे डिलीवर हो रहा है, तो ये बिल टू शिप मॉडल वाला केस था। CMR जो है वो बिल किसको रेस करेगा? बिल रेस करेगा PSL को, और शिपमेंट जा रहा है आपका, शिपमेंट जा रहा है MHT लिमिटेड को। तो आप मुझे बता CMR और PSL लिमिटेड के केसेस में CMR लिमिटेड लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ का है? रांची। तो CMR लिमिटेड एंड PSL लिमिटेड की अगर बात करूँ, ये वाले ट्रांजेक्शन में लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है दैट इज़ रांची मतलब झारखंड। प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज B के हिसाब से यहाँ पे गुड्स रिसीव नहीं हुए लेकिन वो डीम टू बी रिसीव मानते हैं हम लोग इसको। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ थर्ड पर्सन PSL लिमिटेड थर्ड पर्सन कहाँ का है? पंजाब। पंजाब प्लेस ऑफ सप्लाई होगा।
उसके हिसाब से नेचर क्या होगा, इंटर, इंटर मतलब क्या चार्ज होगा, IGST। सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन बिटवीन PSL एंड MST, आपको ये दोनों भी लिखना है बेटा, क्लियर कट बोला है, यू आर इक्वल डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर बोथ दी अबो सप्लाईज, तो दोनों का भी लिखना पड़ेगा। PSL एंड MST के केसेस में लोकेशन ऑफ सप्लायर गाइस, PSL कहाँ का है, PSL था अपना पंजाब, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे अपना जनरल सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए आएगा, जहाँ पे लोकेशन ऑफ डिलीवरी टर्मिनेट हुआ है, कहाँ पे गया है, डिलीवरी टर्मिनेट हुआ है झारखंड, पंजाब एंड झारखंड, नेचर वाइज क्या होगा, इंटर, इंटर मतलब क्या चार्ज होगा, IGST। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये मैनेजेबल क्वेश्चन था। 5 मार्क्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई में 2 क्वेश्चन थे, एक 12/7 के ऊपर था और एक गुड्स वाला था अपना। नेक्स्ट गाइस, प्लेस ऑफ सप्लाई के बाद क्वेश्चन नंबर 7, रामेश्वर इंडस्ट्रीज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग of semiconductor in the state of Assam. It makes only intrastate outward supply, मतलब इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, मतलब इंटरस्टेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सेक्शन 24 कंपल्सेशन वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। पूछा क्या है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन फॉलोइंग ब्रीफली स्टेटिंग द रेलेवेंट प्रोविजन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, period for which revised tax invoice can be issued and time limit within which revised tax invoice can be issued. टाइम लिमिट विद इन विच रिवाइज टैक्स में भी इशूड, याद करो अपना, जैसे ही आरसी मिल गया, आरसी मिलने के बाद अपने को 1 मंथ के अंदर रिवाइज इनवॉइस बनाना पड़ता है। कौन से वाले इनवॉइस रिवाइज करोगे, ओनली B2B वाले, B2C वाले इनवॉइस रिवाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सामने वाले पर्सन को ITC क्लेम होना चाहिए, इसके लिए B2B के इनवॉइस हम लोग रिवाइज करते हैं। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पहले फैट सीखते हैं। रामेश्वर कहाँ पे, आसाम, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मतलब गुड्स में इन्वॉल्व है। आसाम जो है वो अपना PT मूसा या तो फिर तुम लोग का MNT में नहीं आता, नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है मतलब यहाँ पे लिमिट अपना कितना रुपीज़ का आएगा, 40 लाख रुपीज़ का लिमिट आएगा। 40 लाख जैसे ही क्रॉस हुआ, ही इज़ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मुझे यहाँ पे 20 अप्रैल को ये हुआ है, तो कहना से इस दिन ये लाइबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए। एप्लीकेशन आपने किया है 15 मई को, 28 को लाइबल था, 15 मई को किया, विद इन 30 डेज़ किया है, विद इन 30 डेज़ किया है, तो सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 रीड विथ रूल 10 के हिसाब से आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो जिस दिन आप लाइबल हुए वो होगा। सो 28 अप्रैल 2024, 20th April 2024, दिस इज योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आगे आरसी तुम लोग को मिला है 29 मई को, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, पीरियड फॉर विच रिवाइज टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड, ये वाले पीरियड के इनवॉइसेस रिवाइज करने पड़ेंगे। डेट ऑन विच बिकम लाइबल से लेके आरसी ग्रांटेड तक 28 अप्रैल से लेके 29 मई के बीच में जितने भी इनवॉइस इशू हुए, ये इनवॉइस को क्या करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। कितने टाइम में रिवाइज करना है, 29 मई को जैसे ही आरसी मिला, 29 मई से नेक्स्ट 1 मंथ में मतलब 29 जून तक आपको क्या करने पड़ेंगे, B2B के इनवॉइसेस सारे रिवाइज करने पड़ेंगे। तो अगेन 3 क्वेश्चंस पूछे थे, इजी क्वेश्चन था ये, 5 मार्क्स का। कुछ क्वेश्चन GST में थोड़े से मतलब बोलता ना अंदर के इसमें से नोटिफिकेशन से पूछे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी थे। क्वेश्चन नंबर B, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन rectification of errors omission in respect of return file under section 39 of CGST Act. Rectification of error, GST में there is no concept of revised return। अगर कोई मिस्टेक मिलता है तो वो आप नेक्स्ट रिटर्न के अंदर क्या कर सकते हो, इसको अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट रिटर्न में तुम लोग इसको चेंजेस ये कर सकते हो। एक्सेप्शंस क्या है, अगर आप ऑडिट में पकड़े गए, आप इन्वेस्टिगेशन में पकड़े गए, आप स्क्रूटिनी में पकड़े गए, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, स्क्रूटिनी या तो फिर एनफोर्समेंट एक्टिविटी में, यहाँ पे तुम लोग का रिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग सच रेक्टिफिकेशन, याद करो 30 नवंबर था ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या तो फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न का एक्चुअल ड्यू डेट GSTR 9 का, दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, विच एवर इज अर्लियर करते हैं। वो विच इज अर्लियर पीरियड में क्या करना पड़ेगा आपको, विच इज अर्लियर पीरियड में आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये थियरी आपका रिटर्न टॉपिक में से था। रिटर्न टॉपिक में याद करो, रेक्टिफिकेशन तो नहीं कर सकते हम लोग, नेक्स्ट पीरियड केस में हम लोग चेंजेस परमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में गया है, ऑडिट में गया, स्क्रूटिनी वाला केस है, तो वहाँ पे ये परमिसेबल नहीं होगा। एंड टाइम लिमिट जो रहेगा वो 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या तो फिर एनुअल रिटर्न, दोनों में से क्या आएगा, विच इज अर्लियर आएगा। नेक्स्ट, CBIC has issued recent clarification time of supply in respect of supply of services of construction of road and maintenance thereof national highway projects of National Highway Authority of India (NHAI) under hybrid annuity model. Briefly discuss the said clarification. अपना टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बना सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में बात कर रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड मतलब ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगा।
कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड जो है, बिकॉज रोड जो है वो 90 डेज़ के ज़्यादा पीरियड लेगा, 90 डेज से ज़्यादा पीरियड में लगता है, तो वो अपना कंटिन्यूस सप्लाई सर्विसेज है। कंटिन्यूस सप्लाई सर्विसेज के केसेस में मुझे माना 90 डेज से ज़्यादा पीरियड लग रहा है, तो तुम लोग का टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा? याद करो, इसमें पेमेंट जो है, पेमेंट कहना से तुम लोग का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के हिसाब जैसे जैसे तुम लोग का कंप्लीट हो जाएगा वैसे वैसे पेमेंट रिलीज किया जाएगा। तो आपका पेमेंट का ड्यू डेट जो है वो लिंक है, किसके साथ लिंक है? विद कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, लिंक विथ कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। तो वैसे वाले केसेस में जैसे जैसे इवेंट कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे आपको क्या किया जाएगा? पेमेंट रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ पे डिस्कस द स्टेट क्लैरिफिकेशन में तुम लोग ये लिखना था, पहले तो कंटिन्यूस सप्लाई सर्विसेज की कैटेगरी में आएगा। क्या होता है कंटिन्यूस सप्लाई सर्विसेज? 90 डेज या उससे ज़्यादा अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड किया या एग्री टू बी प्रोवाइड किया तो ये आपका कंटिन्यूस सप्लाई सर्विसेज आएगा। एंड उसके केसेस में मुझे मानना पेमेंट जो वो पेमेंट का ड्यू डेट यहाँ पे लिंक किया है कंप्लीशन ऑफ इवेंट। फेज वाइज तुम लोग को पेमेंट मिलेगा, टेंडर के टाइम पे थोड़ा बहुत पेमेंट, जैसे जैसे रोड कंप्लीट करते जाओगे वैसे वैसे तुम लोग को पेमेंट मिलते जाएगा। तो इन दैट केसेस ये आपका पेमेंट से लिंकअप है, तो ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट आपको इनवॉइस इशू करना है एंड उसके बेसिस के ऊपर आपका टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा। नेक्स्ट वाला, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द एग्जेम्पशन अवेलेबल अंडर CGST एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय ओल्ड एज होम। लिटरली इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, मतलब 5 मार्क के लिए लिखने के लिए इतना कुछ ये नहीं है। ओल्ड एज होम के केसेस में एग्जेम्पशन में अगर बात करो तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर ओल्ड एज होम सर्विस दे रहा है तो विदाउट एनी लिमिट पूरा एग्जाम्प्ट होगा। एंड अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट दे रहा है सेक्शन 12AA या 12AB रजिस्टर्ड वाला, तो वहाँ पे आपको लिमिट देखना है। लिमिट अगर तुम लोग का 25,000 रुपीज़ पर मंथ से कम है पर मेंबर, तो उसके ऊपर GST नहीं आएगा। 25,000 पर मेंबर से ज़्यादा रहेगा तो पूरे वैल्यू के ऊपर GST आएगा। तो उतना ही प्रोविजन था, अभी उतना है तो उतना ही लिखना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तुम लोग लिख नहीं सकते। ये 5 मार्क के लिए थियरी पूछा था। फिर रूल 138E प्रोहिबिट सर्टन पर्सन टू फर्निश पार्ट A ऑफ GST EWB 01 in respect of any outward movement of goods registered person, list of the said person। याद करो, ये ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल है। अगर आप ई-वे बिल में पार्ट A कौन से केसेस में आप नहीं बच सकते, जिसका भी RC जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो क्या हुआ है? सस्पेंड हुआ है। रूल 21A के हिसाब से अगर आपका RC सस्पेंड हुआ है तो वहाँ पे आप पार्ट A नहीं कर सकते। सेकेंड वाला, अगर आपने GSTR 3B कंट्रीब्यूटिव 2 पीरियड का पे नहीं किया है, मंथली रहेगा तो मंथली पे नहीं किया है, या तो फिर क्वार्टरली रहेगा तो क्वार्टरली पे नहीं किया है, कॉन्सिक्यूटिव 2 इसका। एंड थर्ड वाला, कंपोजिशन स्कीम वाले के केसेस में GST CMP 08 दैट इज क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स, आपने कॉन्सिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स का अगर पेमेंट नहीं किया है तो वैसे वाले केसेस में भी आपको क्या था? ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल था। तो ये 3 केसेस में आपका ई-वे बिल जो है जनरेशन ब्लॉक किया जाएगा। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि सप्लायर अगर डिफॉल्ट करता है तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू ब्लॉक है, लेकिन रेसिपेंट पार्ट ही बच सकता है। अगर सप्लायर रेसिपेंट दोनों भी डिफॉल्टर है तो पार्ट भी एटलीस्ट GTA ट्रांसपोर्ट तुम लोग का पार्ट भी भर सकता है। तो जो पर्सन डिफॉल्ट करेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल फैसिलिटी एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला, लिस्ट एनी 6 स्टेट टैक्सेस सबस्यूम इन द GST रीजन। तो अगेन ये इंट्रोडक्शन टॉपिक में था, कौन से 6 स्टेट टैक्सेस अपने सबस्यूम हुए। तुम लोग बोल सकते हो वैट सबस्यूम हुआ है, इसके अलावा एंट्री टैक्स सबस्यूम हुआ है, एंटरटेनमेंट टैक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सबस्यूम हुआ है, लोकल अथॉरिटी का नहीं हुआ लेकिन एंटरटेनमेंट टैक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अपना सबस्यूम हुआ है। इसके अलावा लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग सबस्यूम हुआ है, एंड इनके ऊपर जो सेस एंड सरचार्ज लगते हैं ये सबस्यूम हुए। तो ये 6 टैक्सेस अपने GST के अंदर सबस्यूम हुए। ये 6 टैक्सेस तुम लोग को 3 मार्क के लिए पूछे थे। तो थियरी क्वेश्चंस इतने ट्रिकी नहीं थे GST के अंदर। हाँ, कुछ केसेस में GST में अच्छा खासा डिटेल में उन लोग ने पूछा था। सो आई होप बेटा ये तुम लोग को सॉल्यूशन जो है DT एज वेल एज IDT दोनों का भी आपको समझ में आ गया रहेगा। May 25 स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ ये आप वीडियो देखना अच्छे से। January 25 वालों के लिए नॉर्मली आप देख लेना, एनालिसिस कर लेना। मेरे हिसाब से इतना डिफिकल्ट नहीं था, पास होने जितने तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, कुछ एग्जामिशंस भी आ सकते हैं। नाउ अगर तुम लोग को इंटरव्यू देना है तो वैसे वाले केसेस में आपको अगर अमेंडमेंट चाहिए या तो फिर कुछ लोगों ने एग्जाम नहीं दिया रहेगा तो उनके केसेस में May 25 एप्लीकेबल है। तो May 25 में ऑफकोर्स न्यू बजट एप्लीकेबल हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अमेंडमेंट का भी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूं तो काइंडली प्लीज़ चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर जब भी अपलोड होगा तो अपलोड होने के बाद इमीडिएटली चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में। अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स इमीडिएटली मैं क्या करूँगा, आपका रिवीजन लेक्चर भी है पाइपलाइन में रिकॉर्ड करने के। ऑफकोर्स फॉर फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा अपना अमेंडमेंट लेक्चर। तो अमेंडमेंट लेक्चर क्योंकि DT में कई सारे अमेंडमेंट्स हुए, स्पेशली कैपिटल गेन टॉपिक्स के अंदर हुए, तो वो अमेंडमेंट लेक्चर में सेपरेटली आपके लिए रिकॉर्ड कर दूंगा। तो प्लीज़ लेकिन कमेंट बॉक्स में ये पॉसिबल है तो प्लीज़ तुम लोग नॉर्मली लिखना, एंड जितना पॉसिबल है ये वीडियो भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना सो दैट ये इसका बेनिफिट ले पाए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।
है।